अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। आप सबको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे क्योंकि आज है मंडे और वैसे ही आप लोग बहुत ज़्यादा जो है वो एक्टिव होंगे और हमें भी देख रहे होंगे जिस तरह से हम एक्टिव हैं। हसनैन, बहुत अच्छी अच्छी बातें होंगी आज आपके पास, लेकिन मेरे पास इतनी अच्छी बातें थी कि मैं आपका तारुफ करवाना भूल गया था। भूल गए थे आप? अच्छा जी, तो मेरे पास भी बहुत अच्छी आज बात है। आज मैं आते हुए एक स्टोरी पढ़ रही थी। दो दोस्त थे, एक घर में रहते हैं। एक दोस्त बीमार हो गया, दूसरे दोस्त ने उसकी बहुत ज्यादा बारिश से बीमार तो नहीं हो क्योंकि लाहौर में बारिश की खबर भी है। मतलब जो भी था, जो भी रीजन हुआ, वो बीमार हो गया। ठीक, तो दूसरे दोस्त ने उसकी बहुत ज्यादा टेक केयर की, उसको दवाइयां दी और उसका ख्याल रखा। मामला खत्म हो गया। कुछ दिनों के बाद वो जो दूसरा दोस्त था वो बीमार हो गया, लेकिन पहले वाले दोस्त ने उस तरह से उसका ख्याल नहीं रखा, तो वो काफी हर्ट हुआ और काफी उसको बुरा लगा कि शायद मतलब मैंने इतना ख्याल रखा तो भाई मेरा भी ऐसा होना चाहिए था। एक एक्सपेक्टेशंस थी उसके साथ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ और वो बहुत नाराज हो गया। तो बात ये है कि इट्स अ ह्यूमन नेचर, हम सम टाइम ये एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि डिफरेंट नेचर होती है। एग्जैक्टली, हम ये एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि शायद जो चीज हम किसी के साथ कर रहे हैं, जो नेकी हम किसी दूसरे के साथ कर रहे हैं, तो इन रिटर्न हमें भी वही रिवार्ड मिलेगा, हमें भी उसी तरह की टेक केयर मिलेगी। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी, लेकिन नॉट एवरीवन हैज द सेम हर्ट एज यू। हर किसी की जो इमोशनल कैपेबिलिटीज होती हैं, इमोशनल अटैचमेंट होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, वो आप जैसी नहीं होती। इसलिए इस स्टोरी से हमें सबक ये मिलता है कि आपने एक्सपेक्ट नहीं करना। जो भी आप अपनी जो है एक्सपेक्टेशंस, जो नेकी करते हैं वो अल्लाह ताला के लिए करें, फी सबीलिल्लाह करें। वो जुमला भी आपने सुना ना, नेकी कर दरिया में डाल। एग्जैक्टली, तो अपनी आप में जो इमोशनल वेल बीइंग है उसका ख्याल, उसकी टेक केयर आपने खुद करनी है। अगर आपके साथ कोई अच्छा कर रहा है तो बस ठीक है, अच्छा हो गया, लेकिन आप किसी के साथ कर रहे हैं तो आप ये ना एक्सपेक्ट करें कि कोई आपके साथ भी वैसा ही करेगा। बिल्कुल ऐसे है गजल, ये आपने बहुत ही अच्छी खबर बताई। और मेरे पास एक अच्छी खबर है जो कि साउथ अफ्रीका से है। एग्जैक्टली, पाकिस्तान ने तारीख रकम कर दी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वो वाहिद टीम है जिसने साउथ अफ्रीका में ओडीआई सीरीज में क्लीन स्वीप किया। इससे पहले क्रिकेट की हिस्ट्री में साउथ अफ्रीका में क्लीन स्वीप का सामना नहीं करना पड़ा। पाकिस्तान की टीम जो कि बिल्कुल राइट टाइम पे क्रूज कर रही है। चैंपियंस ट्रॉफी अराउंड द कॉर्नर है। पहले ऑस्ट्रेलिया को हराया, फिर जिम्बाब्वे को हराया और अब क्लीन स्वीप साउथ अफ्रीका के खिलाफ। ये एक बहुत बड़ा बूस्टर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। और गजल, अगर बात की जाए टीम के डिपार्टमेंट्स की, हमें बॉलिंग डिपार्टमेंट चलता हुआ नजर आया। उसके बाद अगर फील्डिंग डिपार्टमेंट की बात करें, कुछ कैचेस हमने ड्रॉप किए लेकिन फील्डिंग भी बहुत ही अच्छी हुई। और बैटिंग डिपार्टमेंट जो कि परेशानी का बायस होता था, बाबर रिजवान नहीं चलते थे, हम कहते थे हमारी टीम नहीं चलेगी, और लोग काफी खुश हुए बाबर को देखकर एकदम से, जिस तरह से कमबैक उन्होंने किया है। सो बाबर का और रिजवान का तो कमबैक हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं एक रे ऑफ होप मिली है पाकिस्तान के शायकीन को साइम अयूब की सूरत में। साइम ने ना सिर्फ सेंचुरी दागी कल के मैच में, बल्कि वो मैन ऑफ द मैच भी रहे, मैन ऑफ द सीरीज भी रहे। और पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छी खबरें थी। कल सुफियान मुकीम का ओडीआई डेब्यू था जिन्होंने 4 विकेट्स लिए। अबरार की रेस्ट थी। सलमान अली आगा इस पूरी ओडीआई सीरीज में बड़े अच्छे रहे। उनके जो फिनिशिंग नॉक्स थे वो पाकिस्तान के लिए काफ़ी हेल्पफुल हुए। और इस तमाम तर क्रिकेट के ऊपर हम डिस्कस जरूर करेंगे, लेकिन ये क्योंकि ऐसी खबर थी जो मैंने कहा कि आपको खुश करना जरूरी था आज, क्योंकि मंडे था और मंडे जैसे ही आता है तो हमारे पास उस तरह की मेरी खुशी नहीं है। तबीयत शायद खराब है ना, तबीयत की वजह से। हाँ, एग्जैक्टली, वैसे आप एक्सप्रेस नहीं कर सके, लेकिन आगे हमारा इसके ऊपर फुल सेगमेंट भी है, उसमें आप एक्सप्रेस करते हुए मुझे यकीन है कि नजर आएंगे। जी हाँ, तो हम बढ़ते हैं अपनी आज की सोशल स्टोरीज की जाने। बहुत जबरदस्त स्टोरीज हैं। सबसे पहले आपको जो अच्छी खबर देंगे वो नादरा से देंगे, क्योंकि नादरा में चेहरे की शनाख्त की टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवा दी गई है। और नादरा ने बुजुर्ग शहरियों के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक में आसानी पैदा करने के लिए अब चेहरे की शनाख्त की टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई है। इससे पहले आपको पता है कि फिंगर को स्कैन किया जाता था, थंब प्रिंट होता था, लेकिन अब जो है बाकायदा तौर पर फेस को जो है टेक्नोलॉजी, फेस टेक्नोलॉजी, हाँ जी। और ये टेक्नोलॉजी खास तौर पर जो है वो उन अफराद के लिए मददगार होगी जिनकी उंगलियों के जो निशानात हैं वक्त के साथ जो है मिट चुके हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा जो बुजुर्ग शहरी होते हैं उन लोगों के लिए। और 15 जनवरी 2025 से इस सहूलत का आगाज होगा, जिसे बाद में बैंकों और दीगर इदारों में भी इस्तेमाल किया जाएगा। बिल्कुल ऐसी अच्छी टेक्नोलॉजी है जो कि बहुत लेटली इंट्रोड्यूस करवाई गई पाकिस्तान में। पूरी दुनिया की अगर बात की जाए तो वो इस टेक्नोलॉजी पे आई थिंक 6 से 7 साल पहले या फिर 10 साल पहले भी शिफ्ट हो चुके थे, अगर हम यूएई की बात करें, अमेरिका की बात करें। लेकिन हम थोड़ा सा लेट आते हैं, लेकिन एब्सोल्युटली राइट, लेट भी आए लेकिन कहीं ना कहीं पे हमें समझ आ गई कि हमें इस तरफ आना चाहिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं मानसेरा से एक खबर। मानसेरा जो कि एक बड़ा खूबसूरत इलाका है, वहाँ पे कुछ ऐसे तजुर्बात हुए जिन्होंने
ना सिर्फ मुल्की सयाहों को बल्कि बैनुल अक़वामी सयाहों को भी अपनी तरफ मुतवज्जो किया है। पाकिस्तान की हसीन वादियों में वाक़या मानसेरा में पहली बार गर्म हवा के गुब्बारों की परवाज़ का आगाज़ किया गया, जिससे जैसा मैंने पहले आपको बताया मकामी और बैनुल अक़वामी सयाहों को शानदार फ़िज़ाई मनाजिर से लुत्फ़ अंदोज़ होने का मौका मिला। मानसेरा की सरसब्ज़ वादियाँ और बुलंद पहाड़ हवा में उड़ते गुब्बारों से देखने का ये मुनफरिद तजुर्बा सियाहत के शोबे में एक इनकलाबी कदम है। इस कामयाबी से न सिर्फ मुकामी मईशत को फ़रोग मिलेगा बल्कि पाकिस्तान को एक ख़ास एडवेंचर सियाहत के मरकज के तौर पर भी पेश किया जा सकता है और पहचाना जा सकता है। एग्जैक्टली तो जो स्टोरी आपने बताई है तो हम यही समझे कि मानसेरा नाउ बिकम अ गेटवे टू एक्सप्लोर पाकिस्तान इन न्यू पर्सपेक्टिव। जिस तरह से हम आप ये वीडियो भी देख सकते हैं, इस वक्त स्क्रीन पर चल रही हैं कि ज़ाहिरा बहुत से नए पर्सपेक्टिव हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब मानसेरा जो है वो एक मेन हब बन चुका है जहाँ से अब पूरे पाकिस्तान को एक्सप्लोर भी किया जा सकता है। तो सच अ गुड न्यूज़, गुड स्टोरी, गेटवे है। एग्जैक्टली आप कागान जाना चाहते हैं, मानसेरा से गुजर के जाना पड़ेगा। आप गुजरात तक जाना चाहते हैं, मानसेरा से आपको गुजरना जी पड़ेगा। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे भी जो है हमें मानसेरा से इसी तरह की स्टोरीज जो है देखने को मिल सकती हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं पाकिस्तानी शख्स का सरहद पार करने का हैरत अंगेज वाकया। सरहद पार उसने क्यों की, कैसे की, किस तरह की, ये मैं अब आपको वैसे ये पार भी करके वापस आ भी गए भी गैर कानूनी तरीके से और आए भी गैर कानूनी तरीके से। वही तो मैं आपको कह रही हूँ कि इलीगल तरीके से जाना और आना और कुछ हुआ भी नहीं, लेकिन गए क्यों आखिर। दैट इज इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। ये जब आप बताएंगे तो सब हैरान हो जाएंगे। हाँ तो जी एक पाकिस्तानी शख्स ने भारत की सरहद को अबूर किया, लेकिन ना तो सियासी मकासद के लिए और ना ही किसी तनाज़े के तहत, बल्कि एक सादा और गैर मामूली मकसद के लिए। और वो मकसद क्या था? सस्ते काजू खरीदने के लिए। पाकिस्तान में काजू एक महंगा और मकबूल मेवा है, सब जानते हैं, और जैसे ही सर्दियां आती हैं तो ये जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनकी मांग में भी उस तरह इजाफा हो जाता है, तो लोगों की पहुंच से थोड़े से दूर हो जाते हैं, जबकि भारत में इसकी कीमत निस्बतन बहुत ज़्यादा कम है। यही कीमत का फ़र्क इस शख्स के लिए सरहद पार करने की वजह बना और भारत पहुंचकर उसने इंतहाई कम कीमत पर काजू खरीदे, जिसने इसका सफ़र कामयाब बना दिया। वाह जी वाह, आपने बहुत बड़ा रिस्क लिया आपको ये काजू खरीदने के लिए। अगर आप भारत गए थे तो आपको पता है वहाँ पे आपको जिस तरह एक दहशतगर्द बना के भी ट्रीट किया जा सकता है। तो आइंदा आपने काजू जरूर खरीदने, भारत से ही खरीदिए अगर आपको सस्ते मिलते हैं, लेकिन आप कानूनी रास्ते से जाइए। और हुकूमत से भी गुजारिश है कि इस तरह के लोगों के लिए कानूनी रास्ते किसी तरह से पेव्ड ऑफ किया जाए। हालांकि वो कामयाबी से वापस तो आ गए, लेकिन अगर ना आते तो अभी हम यही खबर देते कि पाकिस्तान का एक और शख्स इंडिया की बिहार जेल में वाक़या या इस तरह की जेल में। और हुकूमत से ये भी गुजारिश है कि थोड़ा सा इन कीमतों में भी कमी कर दें, क्योंकि सायरा ये डिमांड करती हैं सर्दियों में ये चीजें, और जो लोग इनके आदी होते हैं तो फिर वो। वैसे भारत से ज्यादा बेहतर है आप ये ले आए बलोचिस्तान से। कोयटा में ड्राई फ्रूट बहुत सस्ता है, वहां से अगर आप किसी तरह से ड्राई फ्रूट पूरे मुल्क में उसकी तरसीलात को आसान कर दे तो वो भी आपके लिए बेहतर हो सकता है। ये भी है, लेकिन शायद उन्होंने एक नाम भी बनाना हो कि मैंने सरहद को पार किया। डिस्कस हो रहे हैं मॉर्निंग शो में। एग्जैक्टली, हम भी तो डिस्कस कर रहे हैं। तो जी ये सूरत हाल रही है, तो हम आगे भी आपसे ये उम्मीद करते हैं आप जाएं, लेकिन जैसे हसनैन ने कहा कि पाकिस्तान में ही ऐसी जगह मौजूद है जहाँ से कम कीमत में और सस्ते मिल सकते हैं। अगर जाना है तो कानूनी तरीके से आगे बढ़ते हुए आपको एक और इंटरेस्टिंग खबर बताते हैं। इंटरेस्टिंग खबर ये है कि कुत्ते बहुत सारे लोग बड़े शौक से पालते हैं, ऐसा ही है। लेकिन कुत्तों के हवाले से ये भी एक नई रिसर्च की गई है जो कि फीमेल कुत्ते वो अब इंसानी काबिलियत की को परखने की महारत भी रखते हैं। अच्छा, मतलब इंसान कितने काबिल है ये फीमेल कुत्ते आपको बता सकते हैं। जापान की यूनिवर्सिटी में की गई रिसर्च के मुताबिक फीमेल कुत्ते इंसानों की काबिलियत और सलाहियतों को परखने में इंतहाई माहिर हैं। रिसर्च के दौरान ये देखा गया कि मादा कुत्ते इन अफराद को तरजीह देते हैं जो काम को मौसर और जल्दी इंजाम देते हैं। ये सिर्फ एक सादा रवैया नहीं बल्कि इंसान की समाजी शऊर और जज्बाती हसासियत की निशानदेही करता है। इससे ये भी जाहिर होता है कि मादा कुत्ते अपने इंसान मालिक के साथ ज्यादा मजबूत और समझदार ताल्लुकात कायम करने की सलाहियत रखते हैं। एग्जैक्टली, सच अ फैसिनेटिंग रिसर्च। जिस तरह से ये रिसर्च की गई है, आप देखें कि ये जो फीमेल कुत्ते होते हैं वो इवेलुएट कर लेते हैं ह्यूमन की एबिलिटीज को, और जैसे आपने बताया कि वो इंटरेक्ट करते हैं उन लोगों की तरफ जो अपना काम जो है वो कंप्लीट करते हैं। अच्छा, वैसे हमने ये भी बहुत ज़्यादा सुना है कि जब भी कोई मतलब कहीं पे कोई हादसा होता है या कुछ होता है तो कुत्तों को लेके जाया जाता है, वो स्मेल कर कर बता सकते हैं कि कहाँ पर क्या है। तो ये एबिलिटीज उनके अंदर पहले से ही थी, लेकिन अब जो है बाकायदा रिसर्च की गई है जिससे ये बात भी सामने आ गई है कि जो फीमेल कुत्ते होते हैं उनमें ये चीज़ सलाहियत ज़्यादा होती है कि वो इंसान जो अच्छे लोग होते हैं उनको पता चल जाता है कि अच्छे लोग हैं, और जो बुरे लोग होते हैं उनको इस चीज़ का भी अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सा बुरा
बंदा है उसके पास जाना या नहीं जाना। तो जी अब आपने ये बात बताई है तो आगे चलते हैं इससे। इसी तरह की कुछ मेरे पास एक और न्यूज़ भी है, एआई से रिलेटेड है। एआई को हम बहुत डिस्कस करते हैं, जिस तरह से एआई मुझे लगता है हम पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुप की सोच है ना। हाँ, मुझे ऐसे लगता है कि हम जिस तरह से रोजाना को एआई को डिस्कस करें, एआई को भी पता चल रहा है कि हमें बहुत ज्यादा डिस्कस एग्जैक्टली और वो इसी वजह से नई खबरें हमें दे देते हैं, है ना। एग्जैक्टली तो जी इसी से मिलती जुलती खबर ये है कि मसनूई ज़हानत के जरिए पालतू जानवरों की बातों का तर्जुमा अब ये होगा कि सोचे कि अगर आप आपके पास कोई पेट है, कोई भी जानवर है, आप उसको पालते हैं, उमूमन ये होता है कि उनकी जो लैंग्वेज होती है, जिन्होंने पाला तो उनको समझ आ जाती है, लेकिन उस तरह से समझ नहीं आती। लेकिन अब एआई ने ये किया है कि आपका जो पेट है वो जो भी कुछ बोलेगा वो आपको ट्रांसलेट कर बताएगा। कितनी बड़ी ये टेक्नोलॉजी है कि आप ये देखें कि उनके जज्बात का तर्जुमा बराह रास्त अल्फाज में अब कर सकेंगे। रिसर्चर्स एआई की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जो जल्द ही बिल्लियों और कुत्तों की आवाज़ों और हरकत को इंसानी ज़बान में बदल देगी। दुम हिलाने, मखसूस आवाज़ों या फिर दीगर रवैयों के पीछे छुपे जज्बात को समझना अब बहुत ज़्यादा मुमकिन हो जाएगा। ये टेक्नोलॉजी इंसान और जानवर के ताल्लुक को एक नई सतह पर ले जाएगी, जहाँ आप अपने पालतू जानवरों की ज़रूरियात, ख्वाहिशात और जज्बात को बेहतर तौर पर समझ सकेंगे। और इसका मकसद इंसान और जानवर के दरमियान राबते को मजबूत बनाना है और मुस्तकबिल करीब में ये ख्वाब हकीकत भी बन सकता है। तो अब आप देखें कि एआई जिस तरह से बढ़ती जा रही है, अब आपके पेट्स जो आपने पाले होंगे, अब आपको जो कम्युनिकेशन होगी वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही आपसे भी इबादत, ख़वातीन हज़रात से भी इबादत। मेरे ख्याल है एआई का सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे अब लगता है कि जानवरों को भी होगा, क्योंकि अब उनको उनके एहसासात को हम समझ सकेंगे, उनकी सांसों से उनके एहसासात को समझ सकेंगे। वो जो आवाज़ें निकालते हैं हमें पता चल जाएगा कि ये हमें क्या कह रहे हैं, इनको पानी चाहिए, खाना चाहिए, ये हमें इस वक्त पसंद कर रहे हैं, नापसंद कर रहे हैं, सोना है। हाँ, और आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी कि जिन्होंने पालतू कुत्ते रखे होते हैं या बिल्लियां रखी होती है उनको तो समझ आ जाती है, लेकिन वो भी प्रिसाइसली नहीं समझते। वो बस उनके एक दो एहसासात इस तरह के होते हैं कि इनको किस टाइम खाना देना है, किस टाइम इनको कुछ और भूख लगी है या कोई और काम कर रहे हैं, उस टाइम वो तमाम तर चीजें कर देते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हुए एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है मेरे पास। वो आपने सुना होगा कि शेरों के मुंह धोए होते हैं। हाँ। शेरों को नहाने की जरूरत नहीं है, शेरों को हाथ धोने की जरूरत नहीं है। इस हवाले से तहकीक भी आ गई है। अच्छा। और दुनिया ने इस हवाले से तहकीक की है, रोजाना नहाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, वैसे तो कहा जाता है ना कि सेहत होती है। वैसे हमने एक स्टोरी भी शेयर की थी कि रोजाना शॉवर लेने से इंसान को एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है, एक्स्ट्रा ताकत मिलती है। लेकिन अब एक नई रिपोर्ट आई है साइंसदानों के मुताबिक, जहां पे आपको रोजाना नहाने की जरूरत नहीं है। रोजाना नहाने की आदत जरूरी नहीं, बल्कि हर 2 से 3 दिन में नहाना भी सफाई और सेहत के लिए काफी होता है। रोजाना नहाने से जिल्द की कुदरती नमी खत्म हो सकती है, खास तौर पर अगर सख्त साबुन का इस्तेमाल किया जाए। इसके नतीजे में जिल्द जो है वो खुश्क हो जाती है, हसास और हत्ता के फट भी सकती है। कम नहाने की आदत ना सिर्फ जिल्द की सेहत के लिए मुफीद है, बल्कि जिस्मानी ताजगी भी बरकरार रखती है। अब मुझे हर दिन नहाना नहीं पड़ेगा इस तहकीक के मुताबिक। सो इट मीन्स के अब हमारा बताने का मकसद ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही नहाना छोड़ दें। 2 से 3 बार आप शॉवर ले सकते हैं। और ये बताने का मकसद ये है कि जो रिसर्च की गई है, ज़ाहिर है जो सोप्स वगैरह होते हैं उनमें इस तरह के एसिड्स होते हैं जिससे आपकी जो जिल्द है वो फट सकती है, आपका जो नेचुरल ऑयल होता है स्किन का वो खत्म हो सकता है, बालों से आपका ऑयल खत्म हो सकता है। इसलिए ये बाकायदा रिसर्च की गई है और उस मुताबिक ये बात सामने आई है कि 2 से 3 दिन बाद भी आपकी वेल हेल्थ होगी, आप ठीक रहेंगे। बिल्कुल ऐसे गजल। ये हमारी थी शॉर्ट स्टोरीज जिनका वक्त खत्म हुआ चाहता है। यहाँ पर वक्त हो चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे हसनैन की फेवरेट सेगमेंट शुरू हो चुका है। पाकिस्तान के फेवरेट सेगमेंट, ये ज्यादती है कि हसनैन का फेवरेट हसनैन का भी है और जो देखने वाले हैं उनका भी है और मेरा भी है। खास तौर पे जब पाकिस्तान टीम जीते तो सबके फेवरेट सेगमेंट होता है। एग्जैक्टली। और जी पाकिस्तान जीत चुका है, व्हाइट वॉश कर दिया है। जब T20 के मैचेस हुए तो तब हम लोग थोड़े से डिसअपॉइंटेड हो गए थे, लेकिन जब उसके बाद आया वनडे तो बहुत अच्छी कारकर्दगी रही। और कल कुछ ऐसा हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे मैचेस की सीरीज में तारीख रकम करते हुए व्हाइट वॉश कामयाबी हासिल कर ली। नौजवान ओपनर साइम अयूब की गैर मामूली फॉर्म ने टीम को मजबूत आगाज फराहम किया, जिन्होंने मुसलसल 2 सेंचुरियां स्कोर की और प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी हासिल किया है। हसनैन
कप्तान मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने भी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए निस सेंचुरियां बनाई हैं। और मतलब आप ये कहें कि बहुत ज़्यादा लोग खुश हुए होंगे, लोगों की दुआएं रंग ले आई हैं और बैटिंग लाइन को मजबूती दी है। दूसरी जानिब अगर बात करें बॉलर्स की, तो उन्होंने भी अपनी महारत का मुजाहरा करते हुए जनूबी अफ्रीका की जो बैटिंग लाइन थी उसको संभालने का मौका नहीं दिया। खास तौर पर सुफियान मुकीम ने शानदार बॉलिंग करते हुए 4 विकेटें हासिल की और मैच के हीरो साबित हुए हैं। बिल्कुल ऐसे है, सुफियान मुकीम मैच के हीरो बॉलिंग में तो साबित हुए, लेकिन इवेंचुअली मैन ऑफ द मैच का अवार्ड साइम अयूब के नाम रहा, मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड साइम अयूब के नाम रहा। इन तमाम तर बातों के ऊपर, आज की विक्ट्री के ऊपर हम डिस्कस करेंगे जी। हमारे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बदीउज़्ज़मान साहब हमारे साथ। बदी भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले आपको मुबारकबाद, पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद। हमने शायद ये रवायत बना ली है कि हम T20 सीरीज़ में बहुत ही ईजी आते हैं, टीमें हमें ईजी ले लेती है, लेकिन हमने एक्चुअल जो हमारा हदफ है ODI क्रिकेट का, उसमें पाकिस्तान ने कमाल कर दिया और पाकिस्तान पहली टीम बन गई है जिसने साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में क्लीन स्वीप किया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये होता है कि टीम कम्बिनेशन, और उसके बाद आप जब एक होकर खेलते हैं, आपकी बॉलिंग आपका साथ देती है, बैटिंग साथ देती है, फील्डिंग साथ देती है, तो फिर आपको फतह से कोई नहीं रोक सकता। देखिए जो जहाँ तक T20 की बात है कि T20 में हमें वो प्लेयर नहीं मिले जो छक्के मार सकें, क्योंकि ज्यादातर जो T20 का गेम है वो छक्के और चौकों का होता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान हदफ तक नहीं पहुंच पाता या इतना टारगेट नहीं दे पाता, जिसकी वजह से दूसरी टीमें इसको चेज कर लेती हैं। लेकिन ODI में जहां तक बात करें तो सबसे खुशाइन बात मुझे इस सीरीज में ये लगी है कि 2 इनिंग्स में जो बाबर ने सेंचुरी स्कोर किए उनको काफी एतमाद मिला होगा, क्योंकि आगे उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है, ट्राई सीरीज भी खेलनी है। फिर मोहम्मद रिजवान ने खुद बड़ी अच्छी बैटिंग की, और सबसे बड़ी बात यह है कि साइम अयूब ने इस सीरीज में लाजवाब इनिंग्स खेली। उसमें बड़ी तनकीद हो रही थी, बड़ी उनकी बातें हो रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी बैटिंग से, अपने बल्ले से जो है वो जो तनकीद करने वालों को खूब जवाब दिया, 2 सेंचुरियां बनाई और प्लेयर ऑफ द सीरीज भी करार पाए। लेकिन मुझे अब्दुल्ला शफीक जो तीनों मैचेस में 0 पर आउट हुए, मैं हर में एक तो होता है डक, फिर गोल्डन डक, और इसको पता नहीं कौन सा डक कहते हैं, इसको हम हैट्रिक कह लेंगे, 0 की हैट्रिक ही होगी, सुपर गोल्डन डक। ये इस तरह, हाँ सुपर गोल्डन, क्योंकि आप तो क्रिकेट खेलते हैं गाँव में भी, इधर भी, तो मसला ये है। तो ये चीजें जो होती है ना हसनैन भाई, ये बड़ी मायने रखती हैं। अभी आपके पास इस सीरीज में, चाहे वो जिम्बाब्वे की सीरीज हो, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हो या साउथ अफ्रीका सीरीज हो, इसमें आपको प्लेयर्स भी मिले। खासतौर पर सुफियान मुकीम की सूरत में आपको एक प्लेयर मिला है जो हर तरह की कंडीशन पे बॉलिंग अच्छी कर लेता है। फिर आपने जिन बॉलर पर आप तनकीद हो रही थी, जैसे नसीम शाह और उसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी, उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, उन्होंने बॉलिंग में बड़ी आउट क्लास बॉलिंग की है। फिर हमारे जो बैटर थे, जिसमें जिसको भी चांस मिला, चाहे तैयब ताहिर हो, चाहे कामरान गुलाम हो, सब ने जो है अपना इस सीरीज में हिस्सा डाला है और पाकिस्तान ये जीता है। तो गुज़िश्ता एक दिन पहले जब हम नेशनल स्टेडियम में रात 11 साढ़े 11 बजे मोहसिन नकवी साहब आए, तो उनसे एक सवाल पूछा, और मैंने ही पूछा क्या ये सर्जरी का नतीजा है कि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस बेहतर होती जा रही है। उन्होंने कहा जी जो है ये सर्जरी का नतीजा नहीं है, ये जो है वो टीम वर्क का नतीजा है। तो यही होता है कि जब आप टीम वर्क दिखाते हैं तो फिर आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। एग्जैक्टली अच्छा बदी भाई, जैसे भी आपने बात की है, सुफियान की बात भी की, साइम की बात भी की, हम बड़ा कंसिस्टेंट रहकर यंगस्टर को मौका देते रहे हैं और फिर उसके बाद हमने इसका रिजल्ट्स भी देखे हैं। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ की अगर बात करूं तो वहाँ पे भी हमने यंगस्टर्स को आजमाया था, और जिस तरह से अब साइम अयूब की आप बात कर रहे थे, सुफियान की बात भी कर रहे थे, तो आपको लगता है, व्हाट डू यू थिंक, कि इस तरह की जो स्ट्रेटजी है इसको प्रोलॉन्ग होना चाहिए, यंगस्टर्स को आगे आना चाहिए, क्योंकि आगे अब टेस्ट मैचेस भी हैं? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। देखिए असल में होता ये है कि हमारे यहाँ कोई भी अगर नया प्लेयर आता है उसको हम टीम में, स्क्वाड में साथ तो रख लेते हैं, बेंच में बिठाने के बाद उसको खिलाए बगैर जो है हम बाहर कर देते हैं, फिर वो वापस मुड़कर जो है वो टीम में नहीं आता। तो ये इस सीरीज 2-3 सीरीज में बड़ा अच्छा एक हुआ है कि प्रॉपर चांस जो है वो खिलाड़ियों को मिल रहा है, वो अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और देखिए जब भी आपकी अगर 13 या 14 की टीम है तो आपके पास 13-14 लड़के ऐसे होने चाहिए जो बेंच स्ट्रेंथ आपकी मजबूत हो। जब भी कोई खिलाड़ी खुदा न खासा इंजरी का शिकार हो या उसको मसले मसाइल हो तो वो दूसरा खिलाड़ी उसको रिप्लेस कर सके। आप देखें बाबर आजम नहीं था, उसको रिप्लेस किया कामरान गुलाम ने।
इसी तरीके से जो नसीम शाह नहीं था उसको हसनैन ने रिप्लेस किया, उस नुमान अगर नहीं है तो उसको जो है सुफियान मुकीम रिप्लेस कर रहा है। तो ये होती है चीजें। अब अगर आप इसी लाइन पर चलेंगे, इसी तरीके से आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ को मजबूत करेंगे तो आपकी टीम भी मजबूत होगी। देखें, डर के खेलना, खौफ से खेलना, इससे जब हम आजाद होते हैं तो हमेशा हम जीतते हैं। तो यही चीजें हमें आगे भी मुस्तकबिल भी मद्देनजर रखनी होंगी कि जिस तरीके से भारत ने अपनी तकरीबन 35-40 खिलाड़ियों का स्क्वाड एक बना लिया है, उसको नए खिलाड़ियों को भी T20 में भेज देते हैं, वनडे में भी भेज देते हैं, टेस्ट में भी भेज देते हैं। इसी तरीके से हमारे पास भी ऐसा जो है वो 30 से 35 लड़कों का एक बेंच स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि जब बाबर ना हो, रिजवान ना हो या शाहीन ना हो तो उनकी रिप्लेस में सामने खड़े हों, ताकि वो भी जो है पाकिस्तान टीम के लिए खेल सकें और पाकिस्तान को मैच जितवा सकें। ये चीजें बहुत जरूरी हैं। तो मेरे ख्याल में ये सीरीज पाकिस्तान के लिए बड़ी जबरदस्त हुई है। तीनों सीरीज, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं वहां आप जीते हैं। अच्छा, बदली भाई, मैं भी इसी तरफ आ रहा था कि आप देखिए ना, टाइमलाइन बड़ी चेक कीजिए। पहले ऑस्ट्रेलिया, फिर जिम्बाब्वे, फिर साउथ अफ्रीका, अब हमने एक ट्राई नेशन सीरीज खेलनी है। सो बड़ा टाइमली पीक कर रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम। इससे पहले अगर हम देखें तो पाकिस्तान टीम बड़ी अच्छी थी, लेकिन एशिया कप के बाद डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था। जो वर्ल्ड कप के करीब इवेंट होते, चैंपियंस ट्रॉफी के करीब इवेंट होते, वो बड़े मायने रखते हैं और पाकिस्तान अब चैंपियंस ट्रॉफी में भी अपनी दाग आसानी से बैठा लेगा। बिल्कुल, मैं आपसे वही नैन भाई बात कर रहा हूँ कि जिस तरीके से आप परफॉर्मेंस देते हैं तो दूसरी टीमें भी आपसे जो है थोड़ा सा खौफ खाने लगती हैं कि यार इनकी बैटिंग बहुत अच्छी है, इनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है, इनको कहाँ से काबू करें। तो ये चीजें आपके लिए फायदेमंद होती हैं, क्योंकि मुखालिफ टीम को समझ आ जाती है कि यार ये टीम आसानी से जो है इसको हम नहीं पकड़ सकते। तो मेरे ख्याल में जो भी चीजें चल रही हैं, जो भी चीज यहाँ पर हो रही है, बेहतरीन हो रही है। अभी अगर आप टीम की परफॉर्मेंस की बात करें तो मोहम्मद रिजवान जिस तरीके से लीड कर रहा है, मेरे ख्याल में बेहतरीन लीड कर रहा है। इसी को लीडर कहते हैं कि वो अपने जो मैदान में फैसले करता है। एक सवाल भी उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि मैं का लफ्ज हमारी टीम में नहीं है, हम सब हम है। तो ये देखें, जब मैं हो जाती है तो उसमें टीमें जो है ना वो इस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं होती। जब हम बन के खेलते हैं तो वही चीज आती है कि आपकी परफॉर्मेंस भी जो है वो बेहतर होती है। और इसी तरीके से जिस तरीके से रिजवान की जो अपनी बातचीत है खिलाड़ियों के साथ, लड़कों के साथ, बाबर आजम के, शाहीन से, जितने भी लड़के हैं उनसे बड़ी अच्छी बातचीत है। तो वो उनको साथ लेके चल रहे हैं, जूनियर को, सीनियर को, तो जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस बेहतर होती जा रही है। जहां वो देखता है कि यहाँ फास्ट बॉलर की जरूरत है उसको वो यूज करता है, जहाँ स्पिनर की जरूरत होती है वो उसको वहां पर यूज करता है। तो इस सीरीज में ओडीआई में आप देखें सलमान अली आगा को भी बड़ा जो है वो जो प्रेशर से आजाद हुआ है, उसने तीनों मैचेस में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो ये चीजें होती हैं कि अगर आपका लीडर अच्छा हो, आपका कप्तान अच्छा हो और वो आपके बर वक्त फैसले मैदान में अच्छे ले रहा हो, मशवरे करके टीम के साथ चल रहा हो, तो आपकी परफॉर्मेंस बेहतर से बेहतर होती जाती है। और इस परफॉर्मेंस का असर आपको अभी आने वाली ट्राई सीरीज पे भी पड़ेगा, फिर चैंपियंस ट्रॉफी भी पड़ेगा, फिर आपने वेस्ट इंडीज सीरीज खेलनी है, टेस्ट सीरीज खेलनी है, उसमें भी काफी असर पड़ेगा। फिर आगे आपका अपना इवेंट आता है जो PSL है, उसमें भी एक लड़के जो हैं वो आते हैं, परफॉर्म करते हैं, उससे भी आपको 1-2 लड़के मिल जाते हैं। तो मेरे ख्याल में अच्छे ट्रैक पर इस वक्त जो है पाकिस्तान टीम जा रही है। एग्जैक्टली बात वही है बदी भाई के, टैलेंट हमारे पास है लेकिन उसको ग्रो करने की जरूरत है। बाबर आजम के हवाले से मैं क्या कहूँ, मेरे घर में इतनी खुशी थी, कुफर टूटा खुदा खुदा करके वापस कम बैक हुए वो, तो आप क्या कहेंगे उस हवाले से, टीम पर कैसा असर डाल रहा है ये? देखिए, बाबर आजम पर बहुत तनकीद हो रही थी और बाबर आजम पर तनकीद बनती भी थी, क्योंकि आप पिछले कितने अरसे से आप देखें, चाहे वो वनडे हो, T20 हो, टेस्ट मैच हो, उससे रन ही नहीं हो रहे थे। अभी इस जनूबी अफ्रीका की सीरीज से पहले अगर मैं बात करूं तो बाबर ने जो 6 मैचेस खेले हैं, उस 6 मैचेस में उनके 148 रन थे, यानी कि उनकी 150 था। तो अब 250 और करने के बाद उनको इत्मीनान जरूर मिला होगा। देखिए, कोई भी खिलाड़ी होता है उसमें बैट पैच आता है, ये खिलाड़ी बड़े खिलाड़ियों के साथ बैट पैच आता है। विराट कोहली की मिसाल आपके सामने है, 3 साल तक वो मुसलसल जो है नाकाम रहा, वो एक सेंचुरी स्कोर नहीं कर सका, उसको खिलाड़ी बैकअप करते रहे। तो बाबर आजम एक ऐसा बल्लेबाज है, आपका नंबर 1 बल्लेबाज भी रहा है, टेस्ट मैच में भी रन करता रहा है, ओडीआई में भी रन करता रहा है। अब उस पर से प्रेशर कप्तानी का हटा है, तो अब उसकी जो ये 2 इनिंग्स हैं उसके बड़े काम आएंगी और आगे उसकी जब फॉर्म में वापस आ जाएगा तो फिर पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। तो ये चीजें होती हैं कि जब आप तनकीद का जवाब बल्ले से देते हैं आपको भी खुशी होती है, क्योंकि मैं हूँ, हसनैन भाई हूँ, आप हों,
जब टीम हारती है तो हम बोलते हैं, हमारा बोलने का मकसद ये नहीं हो तो हम टीम को बुरा कह रहे हैं। हमारा बोलने का मकसद ये होता है कि यहाँ पर हमने गलतियां की हैं, ये गलतियां अब मुस्तकबिल में नहीं होनी चाहिए। तनकीद वो इस तरीके से हम नहीं करते। तो मेरे ख्याल में बाबर आजम का फॉर्म में आना, फिर मोहम्मद रिजवान की कप्तानी अच्छी करना, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह का बॉलिंग में अच्छा वो करना, फिर सुफियान, मुकीम और जितने भी यंग खिलाड़ी आए उनका अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो पाकिस्तान टीम के लिए बहुत बेहतरीन है। ऐसे ऑल टुगेदर ये टीम एफर्ट इसको कहा जा सकता है बदी भाई। अच्छा, आपकी एक खबर थी जो कि बाद में पूरे पाकिस्तान मीडिया की जीनत भी बनी रावलपिंडी के हवाले से कि चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस रावलपिंडी में नहीं होंगे, लेकिन अब जो टेंटेटिव हमें स्केड्यूल मिल रहा है, अभी मैं क्रिक इन्फो को भी देख रहा था, उसमें रावलपिंडी को शामिल किया गया। क्या बोर्ड ने अपने इरादे बदला लिए या फिर ब्रॉडकास्टर्स के मामला तय हो चुके हैं और अब रावलपिंडी के शायकीन भी चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस देख सकेंगे? देखिए, आपकी अभी भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि रावलपिंडी में मैचेस नहीं हो सकते। अभी तो आपने क्रिक इन्फो की स्टोरी पढ़ी है, वेबसाइट की स्टोरी पढ़ी है, लेकिन जो ब्रॉडकास्टर हैं, ब्रॉडकास्टर इस मामले में जो है वो बड़ी इश्किरार का शिकार हैं, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह इक्विपमेंट जो है लगाना, 3 वेन्यू पर पाकिस्तान में इक्विपमेंट लगाना, फिर दुबई में लगाना, तो ब्रॉडकास्टर इतना वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो पहले से ही वो कह चुके थे कि हम हो सकता है कि एक वेन्यू को कम कर दिया जाए। अभी भी मैं अपनी बात पे कायम हूँ कि जो बातें हो रही हैं कि पिंडी में मैचेस होंगे, मुझे नहीं लगता कि पिंडी में मैचेस होंगे। और पिंडी वाले मैचेस जो हैं, जो भी 2 या 3 या 4 इन्होंने रखने थे, उसमें से हो सकता है कि 2 कराची में हो जाए, 1-2 लाहौर में हो जाए, ऐसा एक एक्सपोजर बन सकता है। क्योंकि ब्रॉडकास्ट का बड़ा एक मसला होता है, आपको खुद मालूम है, 35-40 कैमरे लगने हैं, फिर उनको ब्रॉडकास्टर को फिर हायर करना, फिर ये करना। क्योंकि पहले जो बात हो रही थी तो दुबई उसमें शामिल नहीं था, लेकिन अब हाइब्रिड मॉडल के तहत दुबई शामिल हुआ है, तो इनके ब्रॉडकास्टर के लिए तो मसला होगा। अभी तो मैं कुछ और शेड्यूल दे रहा हूँ, यानी कि 10 लोग अपना अपना शेड्यूल दे रहे हैं, मुमकिन शेड्यूल वही दे रहे हैं जो पाकिस्तान ने आईसीसी को भेजा था। कभी कह रहे हैं दुबई भी मैच होंगे, अब कंफर्म किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि मुत्तहिदा अरब अमारात से हमारी बातचीत होगी या वहीं पर जो है हाइब्रिड मॉडल के मैचेस होंगे। तो कोई भी बात उस वक्त हतमी नहीं होगी जब तक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अपना ऐलान नहीं करती। आज मतलब कि शेड्यूल का ऐलान हो जाए तो उसमें आपको सब पता चल जाएगा कि मिनी मैचेस हैं या नहीं। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच बती भाई। हमारे साथ मौजूद है खवातीन आज़ाद हमारी क्रिकेट के ऊपर डिस्कशन, क्योंकि आज क्रिकेट के हवाले से बहुत बड़ी खबरें थी, तो हमने कहा कि क्रिकेट को पहले डिस्कस किया जाए। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और बहुत सेंसिटिव सेगमेंट है हमारा, क्योंकि बहुत से लोगों को इस हवाले से इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि कम उम्री की शादी और बच्चों के हुकूक। मोहतरमा सालिया रामे UNFPA में टेक्निकल स्पेशलिस्ट हैं, हमारे साथ आज मौजूद हैं। बच्चों को खुशहाल और महफूज बचपन का हक हासिल है, लेकिन कम उम्री की शादी जैसे मसाइल इन हकूक की राह में रुकावट बनते हैं, ये हम देखते आए हैं। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में कौमी फ्रेमवर्क बच्चों की शादी के खात्मे के अज़्म लिए हुए हैं, ताकि बच्चों को उनके बुनियादी हकूक, तालीम और खुद मुख्तारी के साथ एक महफूज माहौल फराहम किया जा सके। लेकिन तल्ख हकीकत ये भी है कि रवायात और समाजी दबाव के तहत कम उम्री में शादी ना सिर्फ लड़कियों बल्कि लड़कों के मुस्तकबिल पर भी गहरे असरार डालती है। और तहकीक के मुताबिक 18% लड़कियों की 18 साल से पहले शादी कर दी जाती है, जिससे उनकी सेहत, तालीम और मेंटली बहुत ज्यादा जो है हेल्थ बिल्कुल ऐसी है। इन टॉपिक्स के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ गजल के जिस तरह की शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, सालिया की आपने बात की, हम उनको वेलकम भी कहेंगे। हम उनसे ज़्यादातर सिनफी तशद्दुद के हवाले से बात करते हैं, जो तशद्दुद हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस है, इसकी कितनी ज़्यादा अक़साम है, उस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले सालिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पे मौजूद हैं, आज सिनफी तशद्दुद के हवाले से बात किया जाए। सबसे पहले तो हमें नाजरीन को आगाह करने की ज़रूरत है कि सिनफी तशद्दुद की डेफिनेशन क्या है। थैंक यू। बेसिकली अगर आप देखें सिन्फ, और जिसको हम अंग्रेज़ी में जेंडर कहते हैं, सिन्फ बेसिकली मर्द या औरत या लड़के या लड़की। अब इसमें ये जो तशद्दुद आपको आपकी सिन्फ की बुनियाद के ऊपर फेस करना पड़े जिस तरह से, और ये जानना ज़रूरी है कि ये सिन्फी तशद्दुद जो है ये माशरे की तख्लीक है। कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये रवायत है कि घर में जो है वो कमा के सिर्फ मर्द नहीं लाना है, उसने ही सरबराही करनी है, सारा इकनॉमिक बर्डन जो है वो उसके ऊपर होगा, और जो ख़वातीन हैं उनने फॉलो करना है या घर में रह के काम करना है। अब ये जो रोल्स डिफ़ाइन हैं, अगर इससे हट के कोई मर्द या कोई औरत कुछ करना चाहते हैं और उस पर उनको डिस्क्रिमिनेशन फ़ेस करनी पड़े या इवन वायलेंस का सामना करना पड़े,
तो उसको आप सिनफी तशद्दुद कहेंगे, जिसकी एक किस्म जो है वो घरेलू तशद्दुद है। जिस तरह से आपने बहुत दफ़ा देखा होगा कि बहुत सारी बच्चियाँ पढ़ना चाहती हैं लेकिन उनको एक हद के बाद रोक दिया जाता है कि आप आला तालीम नहीं हासिल कर सकती, आप बस शादी ही होगी। इसी तरह से बहुत से मर्द हैं जो मे बी सोशो इकोनॉमिकली उस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं होते, लेकिन उनको बहुत सारे तानों का या और तरह की चीज़ों का जो है वो सामना करना पड़ता है कि ये तो अपनी बीवी की कमाई खाता है या ये तो कमा के नहीं ला सकता। सो सिनफी तशद्दुद दोनों, जो लड़का या लड़की या मर्द या औरत हैं, दोनों के हवाले से बात करता है। इसके अलावा अगर आप सिंफ पे देखें तो उसमें हमारे ट्रांसजेंडर्स भी एक तरह से आज जैसे सालिया ने एक बात तो हौसला अफजाई कर दी कि जो भी आता था वो खवातीन की बात करता था। आज इन्होंने कहा कि हम मर्दों की भी बात करेंगे। और उम्मूमन आपको पता है कि 2 खवातीन बैठी है, मर्द अकेला बैठा हुआ नहीं, वैसे यूजुअली हमने भी यही सुना है, मास्टर में भी यही सुना है कि कहा जाता है कि सिर्फ औरत के हवाले से बात की जाती है, उसे तशद्दुद का सामना है, लेकिन मर्दों के रिलेटेड बहुत कम बात की जाती है कि उसको कमाना है, उसको खिलाना है, उसने एक पूरा घर चलाना है, बच्चों की तालीम, लेकिन उसके ऊपर क्या असरात पड़े हैं इस मुतालिक बहुत कम डिस्कशन होती है। नहीं, देखिए, एक हेल्दी सोसाइटी के लिए ज़रूरी है कि दोनों जो मर्द हैं या औरत हैं या लड़का है या लड़की हैं, आप दोनों को एक हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें। एग्जैक्टली। लेकिन सेइंग दैट वी नो कि हमारे माशरे में ख़वातीन जो हैं वो ज़्यादा तशद्दुद का सामना करती हैं। जिस तरह अगर आप देखें, जो हमारा पाकिस्तान डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे है उसमें 34% ख़वातीन जिनकी कभी भी मतलब ज़िंदगी में शादी हुई हो वो वायलेंस फेस करती हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक जो बहुत सीरियस स्टैट है कि उसमें से आधी से ज़्यादा ख़वातीन ने कभी उसके ऊपर बात ही नहीं की। मायनी के जहाँ पर हम कहते हैं कि मर्दों के बारे में कोई बात नहीं करता, अगर औरतों के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे माशरा उनको वो सहूलत नहीं फ्राहम करता कि वो अब उसको शेयर कर सकें या उसके बारे में मतलब कुछ कर सकें, उसको रिपोर्ट कर सकें। अच्छा सालिया, जो आपने करना सवाल प्लीज। अच्छा सालिया, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जिस तरह से अभी आपने दोनों, काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता है ना जब गेस्ट इस साइड में बैठा होता है, सिंक नहीं होता। एग्जैक्टली। तो मतलब जैसे आपने दोनों जेंडर्स के हवाले से बात की है, मेल भी और फीमेल भी। अब यहाँ पर सवाल ये है कि अगर मैं सिर्फ खवातीन से रिलेटेड अगर आपसे पूछूं तो बहुत सी चीज़ें इसमें, बहुत से फैक्टर्स आते हैं। गुर्बत एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो है, लोग गुर्बत और अफलास की वजह से भी इस तरह के कदम उठाते हैं। आप क्या समझती हैं कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हाईलाइट नहीं किया जाता और ऐसी हम आए रोज़ वाक़यात देखते हैं? देखिए, इससे मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी। ये एक बहुत बड़ी मिथ है कि ये सिर्फ शायद गुर्बत की वजह से तशद्दुद जो है वो होता है। जब UNFPA क्योंकि बहुत ज़्यादा हुकूमत के साथ काम करता है, हम लोग शेल्टर्स और हेल्पलाइंस के साथ काम करते हैं, तो वहाँ पर हर तबके की खातून का जो है वो कॉल भी आती है और मसाइल भी आते हैं। इस तशद्दुद का ज़्यादा मेरे ख़्याल में लिंक जो है वो एक कहना चाहिए पावर से है कि बीइंग औरत आपको क्या मतलब रुतबा हासिल है माशरे में, और बीइंग ए मर्द आपको क्या रुतबा हासिल है माशरे में, और उसको यूज़ करते हुए जब आप किसी के ऊपर अपनी ताकत का एक तरह से इजहार करते हैं और माशरा फिर उसको रिस्पॉन्ड कैसे करता है। अब आप देखें कि अगर किसी घर में तशद्दुद हो रहा हो तो आम मतलब घरों में देखें तो उसको एक तरह से एंडोर्स किया जाता है। अगर आप देखें कि अगर आके कंप्लेन करती है बेटी तो आम तौर पे ये सुनने को मिलता है कि हम सब भी यही सह कर आए हैं, इसी तरह होता है, ये सेटल हो जाता है, सब्र करो। या जब शादी हो रही होती है तो आपको कहा जाता है कि आपका जनाजा ही वहाँ से आना चाहिए। सो व्हाट आर दीज मैसेजेस? सो बेसिकली आई थिंक इट हैपन्स इन ऑल सोशियो इकोनॉमिक क्लासेस। और इसका मेनली इज़ द पावर इम्बैलेंस बिटवीन वुमेन एंड मैन, और उसको फिर जब वो एक्सरसाइज करते हैं तो वो वायलेंस की पावर इम्बैलेंसमेंट के अलावा भी मेरा ख्याल है एजुकेशन की कमी भी इसमें बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जो माशरे एजुकेटेड होते शायद वहाँ पे अवेयरनेस ज़्यादा होती है और वो फिर इन चीज़ों की तरफ नहीं जाते। मेरे ख्याल में एजुकेशन को अगर आप फॉर्मल एजुकेशन कहें तो वो इतना ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल के रोल अदा करता है। शऊर जिन लोगों में है, ये वो गरीब भी हो सकता है, वो अनएजुकेटेड भी हो सकता है। आई वर्कड इन द फील्ड ऑल्सो, तो बहुत सारे ऐसे घराने जो बिल्कुल भी फॉर्मली एजुकेटेड नहीं हैं, बहुत ज़्यादा इज्जत से और एहतराम से अपनी बच्चियों से पेश आते हैं। लेकिन कई दफ़ा शेल्टर्स में बहुत हाईली एजुकेटेड इवन फ्रॉम आर UN के कुछ सेक्टर से भी आपको ख़वातीन के ऊपर वायलेंस जो है वो देखने को मिलता है। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं, क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए? हुकूमती सतह पर क्या स्टेप्स लिए जा चुके हैं और अब मज़ीद किन स्टेप्स की ज़रूरत है ताकि इसका सदेबाब किया जा सके?
देखिए अभी तक तो पाकिस्तान ने जो है वो बहुत अच्छे एक तरह से इकदामात लिए हैं, जिस तरह लेजिस्लेशंस भी हैं, हमारी जो सपोर्ट सर्विसेज हैं जिसमें शेल्टर्स हैं, हेल्पलाइंस हैं, वो भी मौजूद हैं। लेकिन मेरे एक तरह से एनालिसिस के मुताबिक मुझे लगता है कि हमें इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस करने की सबसे बड़ा मसला यही है, हम एक्ट्स और कानून बनाते हैं लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। कानून तो मेरे ख्याल है हमारे यहाँ यूरोप से ज़्यादा और वेस्टर्न कंट्री से ज़्यादा है। जी, अच्छे भी हैं और उनकी इम्प्लीमेंटेशन है। फिर जो मुख्तलिफ इदारे हैं जिस तरह शेल्टर्स हैं, पुलिस है, हेल्थ है, उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि एक जब खातून तशद्दुद का सामना करती है तो उसको इन तमाम सर्विसेज की ज़रूरत होती है और एक ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है और अगर इनमें आपस में राब्ता ना हो तो सर्विसेज आमतौर पे जो है वो इम्पॉसिबल हो जाती हैं। दूसरा जो खातून को एक बहुत बड़ा मसला फ़ेस करना पड़ता है जिसकी वजह से आमतौर पे वो रिपोर्ट नहीं करती, वो मुख्तलिफ तासुवात हैं सर्विस प्रोवाइडर्स के, जो फॉर एग्ज़ाम्पल शेल्टर की मैनेजर भी हो सकती हैं, वो हेल्पलाइन में एक ऑपरेटर भी हो सकता है, पुलिस ऑफिशियल भी हो सकता है, हेल्थ प्रोफेशनल भी हो सकता है। तो हमारी एक स्टैंडर्डाइज कोई ट्रेनिंग होनी चाहिए जिनमें इन तमाम जो शोबे हैं उनकी सर्वाइवर सेंटर्ड केयर के ऊपर ट्रेनिंग्स हों और ताकि ख़वातीन जब इन सर्विसेज को एक्सेस करें तो उनको एक बग़ैर तासुब के सहूलत मुहैया। अच्छा सालिया, ये बताइएगा अभी इस वक्त बहुत सारी दुनिया हमें देख रही होगी और स्पेशली दूर दराज के गांव से लोग हमें देख रहे होंगे, वेयर टू रिपोर्ट दीज काइंड ऑफ इंसिडेंट्स, मतलब कोई प्रोसीजर है जिससे हमें लोगों को भी आगाह करना चाहिए? जी देखिए, जिस तरह से पंजाब में तो हर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो शेल्टर होम्स मौजूद हैं, उसके अलावा पंजाब की अपनी हेल्पलाइन है पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की 1737। फिर केपी में भी जिस तरह से हेल्पलाइन और शेल्टर्स हैं, तो तकरीबन तमाम सूबों में ये सर्विसेज जो हैं वो मौजूद हैं। अब एक खातून जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो पहले शेल्टर जाए या हेल्पलाइन जाए, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि वो किस सर्विस को पहले ऑप्ट करेगी। अच्छा जी, सारा ये भी मसला है, हमने देखा है कि मैं एक जगह रिसर्च पर पढ़ी थी कि जो जिस तरह से हम आज बात कर रहे हैं सिनफी तशद्दुद के ऊपर, तो हमने बात कर ली, इसके इक़दामात क्या हैं, इसके फैक्टर्स क्या हैं और इसका प्रोसेस क्या है कि किस तरह से आप रिपोर्ट कर सकते हैं। एक और भी आम इशू है जो कम उम्र में जो बच्चियों की शादियां वगैरह कर दी जाती हैं, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। इस हवाले से कानून भी पास हुए थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर दूसरे ममालिक में देखें तो वहाँ पर भी इस तरह के लॉज मौजूद है। लेकिन मैं एक रिपोर्ट पढ़ी थी, उसमें सबसे बड़ा इशू ये भी था, मदर की डेथ बहुत ज़्यादा हो जाती है कम उम्र में जब शादी बच्चों की कर दी जाती है और ये बहुत बड़ा इशू है। और 2030 तक अगर ये इसी तरह वाक़यात चलते रहे तो उसकी रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, 9.5 बिलियन तक मैं देख रही थी कि वो ये रेशो चली जाएगी। सो बचपन की शादी UNFPA उसके ऊपर काफ़ी हुकूमत के साथ मिलके काम कर रहा है और UNFPA की अप्रोच भी बेसिकली यही है कि हम बच्चियों की ओवरऑल सेहत के ऊपर बात करते हैं कि जब बचपन की शादी होती है तो एक बच्ची का ना सिर्फ फ्यूचर बल्कि जो आने वाली जनरेशन्स हैं आप उनको भी एक तरह से डिसएडवांटेज पे डाल देते हैं। सही। और जिस तरह से आपने ख़ुद कहा कि वो बहुत ज़्यादा प्रोन होती हैं कि पैदाइश के दौरान उनकी जो है वो वफ़ात हो सकती है, बच्चे की भी और माँ की भी। अभी बल्कि UNFPA ने एक शॉर्ट फिल्म पे काम किया है, सलमा, जिसमें हमने इन तमाम फैक्टर्स को कैप्चर करने की कोशिश की है कि किस तरह से आपकी जो सोशल नॉर्म्स हैं कई दफ़ा इस तरफ एक तरह से बच्ची को धकेल देते हैं कि बचपन में उसकी शादी हो जाए और फिर उसके बाद किस तरह के असरात हैं। हमने जो रिसर्च की है उसमें हमने ये देखा है कि मसला ये है कि कई दफ़ा पेरेंट्स इसको एक तरह से ये देख रहे होते हैं कि शायद वो बच्चे का अच्छा कर रहे हैं, वो इसको एक तरह से एक नुकसानदेह प्रैक्टिस परसीव नहीं करते। तो हमारी एक तरह से कोशिश ये है कि ये असरात को उजागर करके हम पेरेंट्स को ये अवेयरनेस दे सकें कि ये एक्चुअली बच्चे के लिए बेनिफिशियल नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। Exactly. और वो जहाँ तक हो सके हमें जो है वो इसको प्रैक्टिस को जो है वो रोकना चाहिए। अच्छा साले, आखिर में मुझे बताइएगा डिजिटल तशद्दुद के हवाले से इसको आप किस तरह इलैबोरेट करेंगी? देखिए, डिजिटल तशद्दुद जो है ये एक इमर्जिंग फॉर्म है जेंडर बेस्ड वायलेंस की, जो कि अभी उसके ऊपर और तहकीक और हम उसको समझ रहे हैं। लेकिन जितना काम हम लोगों ने हेल्पलाइंस और शेल्टर्स के साथ किया है, ये फॉर्म बहुत ज़्यादा अब सामने आ रही है
और इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जब ये किसी भी खातून को एक तरह से इसका सामना करना पड़ता है, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको पता नहीं होता कि कौन कर रहा है, और आपकी पर्सनल एक तरह से जो चीज़ें हैं उनको एक्सप्लॉइट करके कभी आपको ब्लैकमेल किया जा रहा होता है, कभी आपको जो है वो और तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा होता है। और इसमें जो हम एक तरह से चाह रहे हैं, ना सिर्फ इसके ऊपर जो लोग ऑनलाइन एक तरह से एक्सेस करते हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन या बच्चियाँ, उनको इसकी अवेयरनेस हो कि ये इसको रिपोर्ट कहाँ पे करना है और इसकी डिफरेंट जो हैं वो फॉर्म्स कहाँ हैं एंड हाउ टू सीक सर्विसेज, क्योंकि कई दफ़ा ये इतनी सीरियस नौयत अख्तियार कर जाता है कि हमें पता है कि कई बच्चियाँ जो हैं वो खुदकुशी भी कर लेती हैं, जहाँ पे डीप फेक और उनकी पर्सनल एक तरह से तस्वीरों को, वीडियोस को यूज़ करके डिस्टॉर्ट करके जो है वो सोशल मीडिया में इतनी तेज़ी से फैला दिया जाता है कि उसको रोकना भी बहुत मुश्किल होता है। थैंक यू सो मच सालिया, आप हमारे साथ मौजूद थी और तमाम तर जो पहलू थे उस पर रोशनी डाल रही थी कि क्या क्या जो है वो स्टेप्स लिए जाने चाहिए, किस तरह से इनको रोका जा सकता है और किस तरह से क्या प्रोसेस है कि आप वहाँ पर जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त सेगमेंट था हमारा, यकीनी तौर पर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपको भी, हमें भी। और यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का। विल बी राइट बैक सून। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे मुल्की सियासत के ऊपर, क्या कुछ हो रहा है, मुज़ाकरात हो भी रहे हैं या फिर नहीं हो रहे। हाँ जी, तो जी शेख वकास अकरम के हवाले से सबसे पहले बात करते हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी जो सेक्रेटरी इत्तलात है, हुकूमत और अपोजिशन की मुलाकात के बारे में बयान दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो मुज़ाकरात के मामले में बिल्कुल संजीदा ही नहीं है, जिसकी वजह से पीटीआई सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने का इरादा रखती है। और आपको ये भी याद रहे कि कल संडे था और कल तक का अल्टीमेटम दिया था खान साहब ने कि अगर मुज़ाकरात हो जाते हैं तो ठीक, नहीं तो आगे फिर हम सिविल नाफरमानी की तहरीक को स्टार्ट कर देंगे। दूसरी जानिब पीटीआई ने साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी से लाताल्लुकी का ऐलान किया है। पार्टी ने कहा कि फवाद चौधरी को मीडिया पर पार्टी की नुमाइंदगी करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, क्योंकि इमरान खान ने उन्हें पार्टी से अलहदगी इख्तियार करने की हिदायत दी थी। इसके अलावा पीटीआई के सीनियर रहनुमा उमर अयूब ने फौजी अदालतों के जरिए 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद को दी जाने वाली सजाओं को मुस्तरद किया है और उन्हें इंसाफ के उसूलों के खिलाफ करार दिया है कि उनका कहना था सिविलियंस के खिलाफ फौजी अदालतों में मुकदमात नहीं चलाए जा सकते। बिल्कुल ऐसे इन तमाम तरह इशूज़ के ऊपर आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उमर अयूब साहब का एक शॉट है, वो जरा सुन लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू रखते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मुझे पता लगा है कि हुकूमत ने अपनी मुज़ाकराती टीम बनाई है, पर यह काफ़ी नहीं है। जो शराइत रखे हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कि 9 मई के जो हमारे साथी हैं उनके ऊपर जो तशद्दुद हुआ था उसके ऊपर आपका जुडिशल कमीशन बने। उसके बाद हमारे 26 नवंबर को हमारे लोग शहीद हुए हैं, 12 से ज़्यादा, 5000 से ज़्यादा लोग हमारे ज़ख्मी हुए हैं, अरेस्ट हज़ारों लोग ज़ख्मी हुए हैं, 5000 से ज़्यादा जो हैं वो आपके अरेस्ट हुए हैं। हम लोग सिविल डिसोबीडियंस की तरफ जाएंगे, रेमिटेंसेस बंद करने के हवाले से या बाकी भी जो चीज़ें हैं वो फिर इंशाल्लाह ऑपरेशन में आएंगी। तो हसनैन, ये उमर अयूब का शॉट था जो आपने भी सुना, हम सब ने अच्छा, सुना। मुझे एक चीज समझ नहीं आती, आपकी पॉलिटिकल सेंस भी ज्यादा है, काफी अरसे से आप ये काम कर रही हैं कि जुडिशल कमीशन की जब भी बात होती है, जुडिशल कमीशन गजल एक ऐसा मामला है कि अगर सुकूत और डाका से लेके आज तक के जुडिशल कमीशन की तारीख को देखा जाए तो किसी भी जुडिशल कमीशन में हमें कोई रिजल्ट, उसकी फैक्ट फाइंडिंग सामने आती नहीं है और जब आ भी जाए तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन होती नहीं है। सो ये मुझे एक्सक्यूज किसी भी सियासी जमात का नजर। पीटीआई हम देख रहे हैं ना, मतलब हर मामले पर जुडिशल कमीशन का मुतालिबा करती है। अब आप बेशक जुडिशल कमीशन का मुतालिबा कर लें, लेकिन 25 मुल्जिमान को जो सजाएं हुई हैं 9 मई केसेस में, वो प्रोसेस तो आगे बढ़ रहा है। और पीटीआई का अगर बात की जाए ना हसनैन, तो वो ये कहती है कि जिस तरह के सिविलियंस कोर्ट में जो लोग होते हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा मौका दिया जाता है खुद को डिफेंड करने का, तो जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उसमें उस तरह से डिफेंड नहीं किया जा सकता, इसलिए भी मुतालबा करते हैं। लेकिन कल मैं सुन रही थी अली मोहम्मद खान को, वो ये कह रहे थे कि हम ये चाहते हैं, हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि जिन्होंने जुर्म किया उनको सजा ना हो, लेकिन आप एक ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में ना करें, सिविलियंस में करें, क्योंकि डिफेंड करने का मौका मिल जाएगा। और जिस तरह से अब मुज़ाकरात की बात उमर अयूब साहब कर रहे थे, कोई स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट हमें नजर नहीं आ रहा। ये बामानी मुज़ाकरात शुरू कब होंगे? एक अरसे से हम जो है इसके ऊपर डिबेट भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं और मुज़ाकरात के हवाले से, लेकिन हो नहीं रहे। जो मुज़ाकरात आप कह रही हैं, पहले देखिए टाइमलाइन बड़ी इंटरेस्टिंग थी। पहले गवर्नमेंट मुज़ाकरात करना चाहती थी,
तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात से कतराती थी, अब तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात करना चाहती है और गवर्नमेंट उनको इस वक्त आप ये कह सकती हैं कि मुंह नहीं लगा रही। और ऊपर से ये जो फैसला आया 9 मई के जो हवाले से जितने भी मुल्ज़िमान थे, किसी को 10 साल की सज़ा हुई, किसी को 6 साल की हुई, किसी को 8 साल की हुई, किसी को 4 साल की भी हुई। इस फैसले के बाद हमें हवा का रुख यहाँ से समझ आ रहा है कि मुल्क के जो इदारे हैं, मुक़द्दरा है, वो भी इस वक्त तहरीक इंसाफ की एक नहीं सुन रही। और आज के दिन से अगर तहरीक इंसाफ ने यह भी कहा था कि अगर हमारी बातों पे अमल ना किया गया, मुज़ाकरात की तरफ ना जाया गया, तो आज सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज़ होगा। लेकिन अभी तक उस पर इम्प्लीमेंट हुआ नहीं हुआ, ये हमें तहरीक इंसाफ बताने से कासिर है। एग्जैक्टली। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जो 25 मुल्ज़िमान के हवाले से हसनैन भी बात कर रहे थे, इंट्रो में भी आपको बताया, अब गाए बगाए हम सुनते रहते थे ये चीज़ें, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें जो है शायद इमरान खान तक भी जाएं, क्योंकि आपको पता है कि कल ISPR के बयान भी जो सामने आया है उसमें ये कहा गया था कि ये जो असल में इंसाफ है ना तब होगा जब मास्टरमाइंड्स को और मंसूबा साजों को सजाएं मिलेंगी। तो क्या अब ये केसेस जो हैं या इमरान खान तक जाएंगे या फिर नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इसके साथ साथ अभी आप मुज़ाकरात की डिस्कशन कर रहे थे हसनैन, अब जैसे कि देखिए मुझे ऐसे लगता है कि इस वक्त जो मुज़ाकरात की सबसे ज़्यादा मतलब स्टेप लेना चाहिए शायद PTI को लेना चाहिए, क्योंकि हुकूमत जो है वो इस हवाले से असम्बलीज में भी फोरम पर बात कर चुकी है कि हम रेडी हैं, PTI भी कह रही है। लेकिन PTI के कुछ बयानात ऐसे हैं, वो कहते हैं हमने कमेटी बनानी थी, हमने मुज़ाकराती कमेटी बना दी है, अब भाई हुकूमत आगे आए और हुकूमत मुज़ाकरात करे। अगर हुकूमत को देखें तो वो कहते हैं कि अब यार सादिक साहब ने भी अपने घर के दरवाजे खोल दिए, आए यहाँ पर मुज़ाकरात करें, बातचीत करें, बैठें। लेकिन मिल रहे, पार्लियामेंट में भी मिल रहे, सेनेट में भी मिल रहे, लेकिन उस तरह से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात तो अभी तक स्टार्ट नहीं हुए। लेकिन शेख वकास अकरम साहब का कहीं ना कहीं पे ये बयान भी सामने आया कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, हुकूमत के साथ बातचीत हो रही है। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या ये मुज़ाकरात बामानी होंगे, नहीं होंगे, और किन किन TORs के तहत टर्म्स ऑफ जो कंडीशंस हैं वो सामने रखेंगे। क्योंकि इल्ज़ाम यही आता है कि जब भी मुज़ाकरात में आपने आना होता है ना, डेफिनेटली मैंने और आपने भी अगर एक टेबल पे बैठना है तो हमें पुरानी तमाम तर रंजिशों को साइड पर रख के मुज़ाकरात की टेबल पे इस वजह से आते हैं कि अगला लाएमल क्या होगा, फ्रेमवर्क क्या होगा। जितनी आप बैठकर बातों से बात निकालेंगे, आप मुल्क को स्टेबिलिटी की तरफ नहीं लेकर जा सकते, और ये हम सबके लिए बेहतर है अगर आप टेबल टॉक करते हैं। तो इस वक्त ये ज़रूरत है कि अब टेबल टॉक होना ज़रूरी है, क्योंकि अब लोग थक चुके हैं, लोगों की और बहुत से मसाइल हैं, बेसिक नीड्स हैं जिसके ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही। हुकूमत अपनी मरात, अपनी आशियों में लगी हुई है। PTI की अगर बात करें तो वो सिर्फ धरने के ऊपर फोकस है। KPK का हाल आप देख लें, दहशतगर्दी जिस तरह से बढ़ती जा रही है, फोकस उस तरह से नहीं किया जा रहा। जो मामलात हैं, नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाया जा रहा है, और बात सिर्फ इतनी है कि कोई भी आगे आकर बात नहीं करना चाहता। लेकिन हसनैन मुझे ऐसा लगता है कि हम सिर्फ अभी एक उसी पॉइंट पर जो है खड़े हुए हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से अगर वो चाहेगी तो मुज़ाकरात होंगे, अगर वो नहीं चाहेगी तो बातचीत नहीं होगी। इसलिए हुकूमत भी ये चाहती है कि थोड़ा सा अगर कोई इशारा या फिर कुछ मिले तभी हम आगे चलें। और जैसे आपको पता है कि 190 मिलियन पाउंड का आज फैसला आना था, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, लेकिन उसको रात को मौखर कर दिया गया। अब आप ये स्ट्रेटेजी भी देखें कि उसको मौखर कर दिया गया, उसकी नई तारीख आएगी कि वो फैसला कब सुनाया जाएगा, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि 23 दिसंबर को आज यानी कि ये फैसला आ जाएगा और मुमकिन तौर पर इमरान खान को सजा मिल सकती है। लेकिन ये जो आपने बताया ना कि केस का फैसला आ जाना था, इसको मुअख्खर किया गया, तो मतलब इसका ये भी निकलता है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में कि कहीं ना कहीं पे बैक एंड पे बात चल रही है। अगर बातचीत ना चल रही होती, सिविल नाफरमानी को कॉल कर लिया जाता, तो फिर आज ये फैसला भी आ जाता और उसके बाद खान साहब एक और दफ़ा हमें बंद गली में जाते हुए नजर आते। लेकिन इस वक्त मुझे ये लगता है कि जिस तरह हम अक्सर सुनते थे ना, एक धरना नाकाम होता था, दूसरा धरना वापस स्टार्ट हो जाता था, अब वो धरनों से निकल के कम से कम मुज़ाकरात की तरफ आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मुझे लगता है कि उनको अल्टीमेटली इसका अंदाजा हो चुका है कि मुज़ाकरात के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जब तक हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, बैठ के बात नहीं करेंगे, मामलात हल नहीं होंगे, क्योंकि कारकुनान को तो बहुत थका चुके हैं ना। एक तरफ आप वो देखिए कि कारकुनान मर भी रहे, गोलियां भी खा रहे, दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि 1-2 दिन पहले मोहसिन नकवी साहब से बगलगीर हो रहे थे वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर साहब। वहां पे भी सोशल मीडिया पे हमने देखा कि ये देखिए ये लीडरान आपस में बगलगीर हो रहे हैं, लेकिन मार खा रही है तो आवाम खा रही है। सो उस स्ट्रेटेजी से भी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीछे जाती हुई नजर आ रही है। और एंड पे मुझे यही लगता है कि सिविल नाफरमानी का जो आखिरी पत्ता, वो जो तुर्क का पत्ता था, क्या आपको भी यही लगता है कि यही आखिरी पत्ता था? आखिरी था, क्योंकि देखिए जैसे हमने जो आखिरी धरना था PTI का 26 नवंबर की कॉल देखी थी, उसमें ये बात की जा रही थी कि अगर वो संगजानी चले जाते तो शायद मामलात हल हो जाते। लेकिन जब वो D चौक चले गए, और अब आप देखें हसनैन कि जब वो D चौक चले ही गए
तो उसके बाद फिर उनके पास क्या था करने के लिए? कुछ अच्छा, भी नहीं था। सिविल नफरमानी के ऊपर बात कर लेते हैं ना। लेट्स सपोज आप यूके में और आपने पाकिस्तान में रेमिटेंस भेजनी है, तो आपने क्या वो खान साहब को भेजनी है या नवाज शरीफ साहब को भेजनी है या जरदारी साहब को भेजनी है? आपने तो या अपने वालदेन को भेजनी होगी या अपने बहन भाइयों को भेजनी होगी या कोई आपका एलो अयाल में कोई बंदा होगा तो उसमें भेजनी है। तो ये उस तरह से मेरा ख्याल है कि बहुत जो जज्बाती कारकुनान हैं वो अपने घर वालों को कह देंगे ठीक है जी कोई पत्थर छत्तर बांध लें, बाकी हम इस दफ़ा पैसे नहीं भेज रहे या जब तक खान साहब नहीं कहेंगे। लेकिन ये उस तरह से प्रैक्टिकल भी मुझे नजर नहीं आती। कि आपको नजर आती है? मुझे भी एग्जैक्टली मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ, मुझे भी बिल्कुल नजर नहीं आती। लेकिन अब ये बहुत सारे सवालात हैं, मुल्क में हो क्या रहा है, ये स्टेबिलिटी कैसे आएगी, क्योंकि बहुत से मामलात हैं जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाया जा रहा है, इश्यूज को कोई डिस्कस नहीं कर रहा। सिविल नाफरमानी की तहरीक, फिर अल्टीमेटम, फिर मुज़ाकरात, फिर कमेटियां बनाना, फिर बैकडोर राबते, फिर फैसले आना। एक तरफ जो है वो फैसले आने का इंतजार किया जा रहा है, दूसरी तरफ कमेटियां बनाकर मुज़ाकरात की बात की जा रही है। लेकिन अगर सजा हो जाती है तो क्या पीटीआई फिर इसी रविश के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आएगी? बिल्कुल ऐसे ही। और आज फवाद चौधरी साहब से हमने बात करनी थी, फवाद चौधरी साहब से यही बात करनी थी कि इमरान खान साहब ने और उनकी पार्टी ने उनसे अलहदगी का फैसला किया है और वो ये कह रहे हैं कि वो मीडिया में जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। सो चोई साहब हमारे साथ उन्होंने मौजूद होना था, लेकिन शायद कहीं वो ट्रैवल कर रहे हैं, इस वजह से वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे। नहीं तो उनसे पूछते कि आपसे अलहदगी क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी ने कहा है या फिर कुछ और लोगों की ख्वाहिश है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वोकल भी थे फवाद चौधरी साहब। हमारे प्लेटफॉर्म पे आके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर लम्हे डिफेंड करते हुए नजर आए। ठीक है, गलती है माजी में हुई, IPP इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में भी वो गए थे, लेकिन उसके बाद अब सारा फोकस फवाद चौधरी साहब के इर्द गिर्द क्यों है? बड़ी बड़ी खबरें हमें जेल से मिल रही हैं फवाद चौधरी साहब के हवाले से कि उनको पार्टी और से उनकी मुलाकात भी हुई इमरान खान से, उन्होंने क्या मशवरे दिए, क्या तजवीज़ पूछना था लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं पूछ सके। तो जी यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर हम बात करेंगे। बहुत ही जबरदस्त सेगमेंट है, विल बी राइट बैक सून। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और बहुत ही ज़बरदस्त सेगमेंट है, यकीनी तौर पर हम भी इसके ऊपर बहस करना चाहते हैं, डिबेट करना चाहते हैं। ख़त्म होती उर्दू ज़बान को किस तरह से बहाल किया जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है आज के इस दौर में, क्योंकि माजी में उर्दू के निफाज की जब भी कोई संजीदा कोशिश होती थी तो उसके जवाब में हमेशा यही कहा जाता था कि उर्दू में अभी इतनी सलाहियत नहीं कि सरकारी और दफ्तरी ज़बान का बोझ उठा सके। उर्दू ज़बान की अहमियत का इतराफ़ करते हुए हम ये तस्लीम करते हैं कि इसकी ज़बान दानी और इसके इस्तेमाल में मुसलसल कमी आती जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि उर्दू को दोबारा कैसे ज़िंदा किया जाए। ये सिर्फ एक ज़बान का मसला नहीं है, मामला नहीं है, बल्कि एक कौमी शनाख्त का भी सवाल है, क्योंकि अब शनाख्त इसी से होती है। उर्दू को तालीमी इदारों में बाकायदा तौर पर ज़रिए तालीम और दफ्तरी ज़बान बनाने की ज़रूरत है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें पाकिस्तानी ज़बानों के अल्फाज का इजाफा भी ज़रूरी है ताकि हर इलाके के लोग इसे अपनी ज़बान महसूस करें। इसके लिए हमें ना सिर्फ कोशिश करनी है, इक़दाम करने हैं, बल्कि बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। बल्कि एक जो तहजीबी तब्दीली की भी ज़रूरत है, जिसमें उर्दू की जो मुख्तलिफ लहजे हैं उनको शामिल करके इसे कौम की ज़बान बनाया जा सके। तो ये आज हमारा सेगमेंट है जिस रिलेटेड हम बात करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ अमीना सैयद साहिबा मौजूद हैं जो कि माहिर तालीम है। अमीना, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि किस तरह से हम उर्दू को वापस नफाज उसका अमल में ला सकते हैं। रिवाइवल की तरफ में जा रहा था, देखिए ना, उसमें अब रिवाइवल उसका नफाज हम उर्दू में भी अंग्रेजी को मिक्स कर रहे हैं। और स्पेशली अगर नए तालीमी इदारों की बात की जाए, आजकल जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की बात की जाए, तो वहाँ पे तो बच्चों को आजकल पढ़ाई ही अंग्रेजी जाती है और वालिदैन भी शायद उनसे जब अंग्रेजी में बात करते हैं तो उनको फ़ख्र महसूस होता है। जी जी बिल्कुल। मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है कि उर्दू में दिलचस्पी पैदा हो और उर्दू बोलने में, सीखने में, पढ़ने में। और इसके लिए जो हमारा जो पब्लिशिंग हाउस है लाइटस्टोन पब्लिशर्स, हमने उर्दू में एक बच्चों के लिए एक पूरा कोर्स तैयार किया है। उसको भी 3-4 साल हो गए हैं। उर्दू की बहार उसका नाम है और उसमें बहुत प्यारी प्यारी कहानियाँ हैं। असल चीज़ ये है कि किताबों के ज़रिए बहुत बच्चों को हम माइल कर सकते हैं उर्दू की तरफ। तो इसमें हमने बहुत खूबसूरत रंग बरंगे इलस्ट्रेशंस हैं और जो ज़बान वो बिल्कुल उस लेवल पे है जो जब बच्चे के लिए जो मौजू है, क्योंकि वरना फिर उनका जो दिलचस्पी है वो ख़त्म हो जाती है अगर वो समझ नहीं सकते या पढ़ नहीं सकते। तो बिल्कुल उनके लिए हमने मौजू लेवल पे पेश की है उर्दू, और उनको कहानियाँ इस तरह लिखी हैं और उनके लिए एक्सरसाइजेज ऐसी हैं कि उनको दिलचस्पी पैदा हो। और साथ साथ मेरे ख़्याल में हम जो अदब फेस्टिवल करते हैं उसमें हम उर्दू के हमेशा
कोई ना कोई सेशंस रखते हैं। और एक मैं आपको छोटी सी कहानी सुना दूँ। एक हम वॉलंटियर्स बुलाते हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि हम चाहते हैं यूथ को भी दिलचस्पी पैदा हो फेस्टिवल्स में। तो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल से एक बच्चा आया वॉलंटियर हमारे फेस्टिवल में। तो हमने उनको उनकी ड्यूटी लगाई कि आप ज़हरा निगाह साहिबा के साथ रहेंगे। तो 3 दिन जो हमारा फेस्टिवल चलेगा, तो उनको गाइड करेंगे कि उनका सेशन ये है, ये टाइम है, या उनको और कुछ नहीं तो चाय की प्याली ला के दे दी, उनको उनके साथ बैठ गए। 3 दिन वो लड़का उनके साथ रहा, बच्चा। तो मुझसे बाद में कहने लगा कि मुझे 3 दिन जो मैंने इतना वक्त गुजारा ज़हरा आपा के साथ, तो मुझे उर्दू से इश्क हो गया। अच्छा जी। और फिर उर्दू पढ़ने लिखने लगा। और आपको फिर जो कैम्ब्रिज का एग्ज़ाम हुआ उसमें पूरी दुनिया में उसने टॉप किया उर्दू में। ज़बरदस्त। तो मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं, और सबसे बड़ा ये तो है कि आप उनको उर्दू दान या उर्दू पोएट या उर्दू शायर, उनसे आप शनासा करवाएं। जी हाँ, उनके साथ वक्त गुजारें। और ये भी हमारा लिटरेचर फेस्टिवल जो हम करते हैं, अदब फेस्टिवल, यही मकसद है कि यंग लोग आएँ। और किशोर नाहिद साहिबा आती हैं, इफ्तिखार आरिफ साहब आते हैं हमारे फेस्टिवल्स में, और ज़हरा निगाह साहिबा, इनाम नदीम, जो बड़े बड़े नामवर उर्दू के राइटर्स हैं, वो सब आते हैं। तो वहाँ यंग लोग भी आते हैं, बच्चे आते हैं स्कूल के, वो इनको सुनते हैं। और यकीनन उनके दिल में कोई स्पार्क बिल्कुल ऐसे। अच्छा आमिना साहिबा, मुझे ये बताएं कि जिस तरह से आपने बताया, किताब का भी जिक्र किया कि हम इस तरह की बीच में चीज़ें एडिशन उनमें की गई है कि बच्चों को माइल किया जा सके, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक रुझान बिल्कुल किताबें पढ़ने का कम हो गया है। बहुत ज़्यादा जवाल इस चीज़ में आ चुका है, चाहे वो कोई भी किताब हो। लोग इंटरनेट की तरफ, मोबाइल्स की तरफ ज़्यादा इंटरेक्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू किताबें। अगर बात करें, किताबें घरों में पड़ी रहती हैं, लेकिन उनके ऊपर धूल मट्टी पड़ जाती है, कोई उस तरफ नहीं जाता। आप क्या समझती हैं कि ये जिस तरह अब जवाल आ गया है, इसकी क्या वजूहत हैं? मेरे ख्याल में डिस्ट्रैक्शन है, और ज़्यादा ऑप्शंस आ गए हैं, और वो आसान है एक तरह। उसमें इतने एफर्ट भी नहीं करते, बहुत ही पैसे बना देते हैं बच्चों को कि बैठ के बस वो देख रहे हैं। तो आपको हैरत होगी कि बाहर के ममालिक में अब उनको इस बात का बहुत एहसास हो गया है। और वो फिनलैंड में तो बहुत सख्त वो कह रहे हैं कि ये सारे जो ब्लेंडेड लर्निंग या जो करते हैं डिजिटल लर्निंग, वो कह रहे हैं पहले आप उनको किताब से सिखाएं। फिर उन्होंने एक एज लिमिट भी लगा दी कि इसके बाद फिर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी वो शुरू में बच्चों को नहीं चाहते कि एक्सपोज हों। तो हमारा लिटरेचर फेस्टिवल्स का मकसद यही था कि बच्चों को किताबों की तरफ हम लाए जाए। और बहुत तरीक़े हैं, हम लोगों को लाते हैं जो बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं, पढ़ के दिखाते हैं, और बच्चों किताब गाने के साथ सिखाते हैं, म्यूज़िक के साथ सिखाते हैं, पढ़ना लिखना। उनकी दिलचस्पी बस किसी तरह उनको, उनके दिल में एक वो ख्वाहिश पैदा हो जाए और उनको लुत्फ़ आने लगे पढ़ के। ये नहीं कि बस सिर्फ उनको निसाबी किताबें पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। और हमारा यही लिटरेचर फेस्टिवल का मकसद है। और एक मैं आपको छोटी सी कहानी और सुना दूँ कि कराची में हमने फेस्टिवल की थी, और वो इतवार के दिन मैंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा आया अपने अब्बा के साथ, और हम वो फेस्टिवल के साथ सबसे अहम जो हम ये करते हैं कि बुक फेयर, किताबें खूब वहाँ भर देते हैं। तो ये बच्चा आया अपने अब्बा से, कहने लगा कि अब्बा आज तो इतवार है, तो यहाँ किताबें क्यों हैं? तो वो ये समझता था किताबें सिर्फ स्कूल में पढ़ते हैं। अच्छा। तो ये हमने थोड़ी सी उसके जहन में तब्दीली लाई कि नहीं, छुट्टी के दिन भी आप पढ़ सकते हैं। और आप ये नहीं कि आप इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपको टेस्ट देना है, लेकिन इसलिए आप पढ़ रहे हैं कि आपको मज़ा आता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये भी बताइएगा अमीना कि क्या वजह क्या है कि हम बहुत ज़्यादा, जिस तरह निसाब की बात की कर लेना, कि हमारे निसाब भी उस तरह से नहीं है। इवन सरकारी ज़ुबान के तौर पे हम उर्दू को नहीं देख सकते कि इसमें शायद कुछ नुक्स निकाल देते हैं या उस तरह से उर्दू इम्प्लीमेंट नहीं होती। लेकिन दुनिया की मिसाल लें तो तमाम तर जो बड़ी नेशंस हैं उन्होंने तो अपनी ज़ुबान में ही तरक्की की, और अपनी ज़ुबान में तरक्की करने का मज़ा ही अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। और अपनी ज़बान में जो पढ़ते हैं बच्चे, तो वो समझते हैं, उनमें वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं किताबों, वरना तो फिर वो अंग्रेज़ी में जब हम एक जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो यहाँ अंग्रेज़ी है जी, तो वो ज़बान तो उनको आती नहीं, फिर वो किस तरह सब्जेक्ट कैसे समझेंगे। तो मेरे ख्याल में अपने ज़बान में हमें पढ़ाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि अंग्रेज़ी ना पढ़ाएं, अंग्रेज़ी एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाएं,
लेकिन जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वो मादरी ज़बान होनी चाहिए। उसी में फिर बच्चा जो भी आप बताना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं कॉन्सेप्ट्स, अपनी ज़बान में समझेगा। बिल्कुल। लेकिन इसमें एक फैक्टर आपको नहीं लगता ये भी है कि जब हम बात करते हैं कि बिल्कुल अंग्रेज़ी को टच नहीं करते, आप उर्दू की तरफ जाएं, माइल करें, किताबें लाते हैं, तो बच्चा जो है वो थोड़ा सा एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। और हमारा माशरा भी कुछ इस तरह का है कि अगर एक बच्चा जो है वो सिर्फ उर्दू की तरफ माइल है, उर्दू बोल रहा है, दूसरा बच्चा अंग्रेज़ी में बोल रहा है, तो उर्दू वाले बच्चे की निस्बत अंग्रेज़ी वाले को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो ये भी एहसास कमतरी का भी एक फैक्टर है इसमें। लेकिन देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि अंग्रेज़ी के करीब भी ना जाएं। Exactly. बिल्कुल अंग्रेज़ी पढ़ाएं। और देखिए, तुर्की में मैंने कई स्कूल विज़िट किए हैं, वहाँ टर्किश में सिखाते हैं। हाँ। लेकिन अंग्रेज़ी एक सब्जेक्ट है बस। लेकिन अमीना, ये सवाल तो इनका बड़ा वैलिड है, वो इस वजह से कि हम जब इंग्लिश की तरफ जाते हैं ना, हम बाकी सारी चीजें भूल जाते हैं। हम या बहैसियत कौम हम देखिए ना, हम एक चीज के पीछे जब पड़ जाते हैं ना, तो फिर वापसी हमारे लिए हम कहते हैं वही हमारी बस कुल कायनात है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। ये एक हमारे मेरे ख्याल में सोशल इशू है। हाँ, कि जो लोग अंग्रेजी बोलते हैं उनसे हम इम्प्रेस हो जाते हैं। तो इसमें हमें तब्दीली लानी है, और मेरे ख्याल में वो तब्दीली आ रही है। अच्छा। वो इस तरह आ रही है कि देखिए, अगर आप अब जैसे कोई यूनिवर्सिटी है, अब यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में ये एक चेंज आ रहा है कि जो एंट्रेंस टेस्ट होता है उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको अंग्रेज़ी आए, लेकिन आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो उनको वो दे देते हैं दाखला, क्योंकि आपका फिर पूल बढ़ जाता है। हर यूनिवर्सिटी चाहती है कि उनके पास जो बच्चे आएँ वो मेरिट पे आएँ और जो सबसे ज़हीन बच्चे आएँ। तो वो अब पूरे वो तो छोड़ ले सही। और अगर आप पूरे पाकिस्तान हर एग्ज़ाम, हर बोर्ड के बच्चों को आप आने दें, अंग्रेज़ी बेशक ना आए, तो आपका पूल बहुत बढ़ जाएगा। हो सकता है कि कोई उर्दू मीडियम का बच्चा हमारा कल आइंस्टाइन बन जाए। तो हमें अपने सोच में भी तब्दीली लानी है। अंग्रेज़ी से वो तो, लेकिन अगर बच्चे बहुत ज़हीन है, बेशक कोई भी उसकी मादरी ज़बान हो, लेकिन वो तो आगे आएगा, लेकिन हमें मौका देना है इन लोगों को। सही। आपकी ये बात सुनने के बाद ना मुझे वो एक शेर याद आ गया, बल्कि मैं भी लिख भी रही थी, सलीके से हवाओं में खुशबू जो घोल दे सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते क्या हैं। बात है। तो बहुत, जिस तरह आपने बहुत अच्छी बात की कि हमें आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जानी। एग्जैक्टली, जिस तरह से आपने अमीना ने बात की कि अभी मतलब बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि ये तब्दीली आ रही है। अगर हम ये समझते हैं कि तब्दीली नहीं है, सिर्फ अंग्रेज़ी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत से बड़े बड़े स्कूल, कॉलेजेस और बड़े लेवल पर अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आपको चांस मिलता है। ऐसा बिल्कुल ऐसी है। और अभी आपने कॉन्सेप्ट क्लियर होने की बात की, तो अभी उर्दू के कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाते हैं। यहाँ पर वक्त हो जाता है शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम एस्ट्रोलॉजी के हवाले से बात करेंगे और जानेंगे कि अगला हफ्ता आप सबका और हमारा कैसा रहेगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे ऐसे सेगमेंट की जो कि आप सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद है, एस्ट्रोलॉजी की, और सितारों का हाल जानेंगे कि अगला हफ्ता हमारा कैसा गुजरेगा, आपका कैसा गुजरेगा। और मायरे फल्किया दाऊद जी हमारे साथ इसी हवाले से मौजूद है, जो सितारों की रोशनी में, टैरो कार्ड्स की रोशनी में हमें बताएंगे कि हमारे बुर्ज के क्या कुछ हालात हैं। लेकिन सबसे पहले दाऊद जी आपको खुशामदीद कहेंगे, और बारिशों के हवाले से मैं एक पेशगोई आपसे लेना चाहता हूँ कि आप बारिशें होंगी या नहीं होंगी। अभी तक तो सर्दियां चल रही हैं और इस्लामाबाद में तो हालात बहुत ही ज्यादा खराब है। हसनैन बहुत बीमार है। हाँ। देखिए जी, मौसम तो माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में चेंज हो रहा है, और आपको पता है कि दिसंबर जो होता है वो सितमगर होता है कई लोगों के लिए, और जिन लोगों के लिए होता है, जारी बात है, उनको सोचना चाहिए कि ये सितमगरी जो है उन पे खत्म होनी चाहिए। एस्ट्रोलॉजी तो सपोर्ट करती है कि कई लोगों की शादियां हो जानी चाहिए, और इस वक्त पाकिस्तान के हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि 2025 का जो आना है वो बड़ा जबरदस्त रहेगा पाकिस्तानी अवाम के लिए। और बिलाशुबा काफी सियासी तंगी तो रही है पीछे, जिसकी वजह से मुल्की मामलात में डिस्टर्बेंस थी, लेकिन अब इंशाल्लाह ताला बेहतरी की तरफ मामला रहेंगे। और ये सर्दी जो है ये मार्च तक तो जाएगी, जनवरी फरवरी जो है एंजॉय करें मजीद। ठीक हो गया सर। स्टार्ट विद एरीज। एरीज से स्टार्ट कर लेते हैं दाऊद जी। दाऊद जी आपको आवाज आ रही है? आवाज थोड़ी सी। एरीज से स्टार्ट कर लीजिए प्लीज। दाऊद जी को इस वक्त हमारी आवाज नहीं आ रही है, क्या वजह? आप जरा पूछ लें, आप ही शायद आ जाए। दाऊद जी आपको आवाज आ रही है मेरी?
लगता है जी, कि दाऊद जी के साथ हमारा इस वक्त कोई राब्ता ऊपर नीचे हो गया, एग्जैक्टली डिस्कनेक्ट हो गया और मौसम की हमने बात की तो राब्ता भी मौसम की तरह खराब हो गया और दोबारा से उनको कनेक्ट किया जा रहा है। दाऊद जी बड़े आज एक्टिव होकर बैठे थे और बहुत कुछ बताने वाले थे क्योंकि स्टार्स हमारे पास मौजूद हैं, कॉल्स भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं। दाऊद जी आप जल्दी से आ जाएं क्योंकि बहुत कुछ है आपसे पूछने के लिए। और बारिशों के हवाले से जैसे हसनैन ने बात की, जो हमने क्या कहते हैं उनको, जो चीफ मेट थे सरदार सरफराज साहब, उनसे भी हमने बात की थी तो उन्होंने भी यही कहा था कि अभी तो कोई चांस नहीं है दिसंबर तक, अब आगे चलें, अब 2025 आने वाला है, कुछ ही दिन बाकी हैं, तो उसमें जो है वो आपको बारिशें देखने को मिल सकती हैं। दाऊद जी ने भी यही कहा है कि अब अगले साल ही आपको बारिशें नसीब होंगी। बिल्कुल, तो ये जो बीमारी आपकी चलती रहेगी। हाँ नहीं, बीमारी मेरी काफी हद तक ठीक हो चुकी है, लेकिन दाऊद जी ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, मैं अच्छी चीजें पिक करता हूँ। उन्होंने कहा कि 2025 में पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छी खबरें हैं। दाऊद जी से पूछ लेते हैं उनको आवाज आ रही है कि नहीं। जी दाऊद जी, आपको आवाज आ रही है? दाऊद जी, आपको आवाज आ रही है? दाऊद जी की जो है वो दोबारा से हम उनको कॉल पे कनेक्ट करने की कोशिश दाऊद जी की तस्वीर आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। पहली दफा हुआ है, पहली बार हुआ एग्जैक्टली। और बहुत से सवाल जब दाऊद जी आते हैं ना तो भरमार होती है हमारे पास कॉल्स की और सवालों की भी, और हम दाऊद जी के लिए ये सेगमेंट लंबा भी इसीलिए करते हैं कि बहुत कुछ उनसे पूछा जा सके। बिल्कुल। दाऊद जी, आपको आवाज आ रही है? दाऊद जी, आर यू लिसनिंग अस? नहीं जी, वैसा फिक्स इट, और फिक्स करेंगे तो तभी हम बात आगे बढ़ा सकते हैं। exactly. सितारों का हाल पूछना है, फिर आवाम के सवालात और जवाबात हैं, एक लंबा सिलसिला होता है दाऊद जी के साथ। लेकिन आज दाऊद जी का हमारे साथ जो पता है हसन, दाऊद जी जब भी शिकायत करते हैं ना कि आप हमारा ये सेगमेंट लंबा नहीं करते, कम करते हैं, क्योंकि कॉल जिस तरह से हम बहुत सी ड्रॉप भी कर देते हैं टाइम की कमी की वजह से, और जब हम दाऊद जी का जो सेगमेंट लंबा करते हैं, याद है आपको लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था, तो आज भी हमने यही सोचा था कि ये सेगमेंट लंबा होगा दाऊद जी के लिए क्योंकि बहुत से सवालात हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पर कॉल कनेक्ट की जा रही है। जैसे ही कनेक्ट अच्छी बात हुई, पहले जो उन्होंने बात की हमसे वो अच्छी खासी बात हुई। हाँ, बात तो अच्छी खासी थी, लेकिन आपको याद होगा कि एक दफा उनकी कॉल ड्रॉप हो गई थी और बहुत से सवाल नहीं, मैं अभी की बात कर रहा हूँ, जो पहला सवाल भी हमने किया, पहला सवाल हम बड़े हौसला अफजा थे कि आज दाऊद जी टाइम पे पहुंचे, हम भी टाइम पे। पहले एरीज से स्टार्ट करेंगे, फिर टॉरस आ जाएगा, फिर जेमिनी आ जाएगा, चलते चलते हम पाइसेस तक पहुंचेंगे, और उसके बाद अवाम की कॉल, क्योंकि कॉल्स इसी सेगमेंट में तो सबसे ज्यादा आती है। एग्जैक्टली, और फिर बहुत तारीफ भी की जाती है क्योंकि अवाम के बहुत सारे सवालात होते हैं और उनके जवाबात जो है वो दाऊद जी, क्योंकि सबसे अच्छी बात ये है कि वो पढ़ने के लिए जो है वो अमल बताते हैं, इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। बिल्कुल। और आके अपने मसाइल भी डिस्कस करते हैं। कोई इस तरह के मैं अगर कहूँ कि जिस तरह से हम पीरों फकीरों के पास लोग जाते हैं और आजकल एक ट्रेंड बना हुआ है, उस तरह से कोई इस तरह की चीज़ नहीं होती हमारे इस सेगमेंट में। दाऊद जी बहुत इंफॉर्मेशन के साथ हमारे साथ मौजूद होते हैं और हर अमल बताते हैं कि आपने ऐसी इन्फॉर्मेशन है दाऊद जी के हवाले से गजल जो कि हमें कंप्लीट होती हुई नजर आई। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से हमने उनसे पूछा था, चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में भी तो होगी, लेकिन कि एक आध वेन्यू इसका अलग भी होगा। सो डेफिनेटली वो हैबिट मॉडल के तहत ही हो रही है, पाकिस्तान में भी हो रही है, दुबई में भी हो रही है। फिर एक दो बातें मुल्क की सियासत के हवाले से हमने उनसे पूछी थी, उस हवाले से भी उनके जो टैरो कार्ड्स हैं ना वो सही बताते हैं आपको, वो टैरो कार्ड इस तरह से बता देते हैं आपको। और उसके बाद चले जी, दाऊद जी आपको आवाज आ रही है? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है जी सर। थैंक यू सो मच, आपको हमारी आवाज आ रही है, नहीं तो हम परेशान हो गए थे सर। स्टार्ट विद द एरीज नाउ, स्पीड इट अप। जी, एरीज बुर्ज हमल वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें, नेगेटिविटी से थोड़ा सा आगाज है, पार्टनरशिप हो सकती है, लेकिन बहुत सॉलिड एनर्जी है। ये मशावरत और पार्टनरशिप का कार्ड है, और थर्ड कार्ड में आपको आपके मामला से मुतल्लिका बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। तो एरीज वालों का आगाज नेगेटिविटी से, लेकिन एंडिंग बहुत जबरदस्त और आउट क्लास होने जा रही है। सही। टॉरस के हवाले से बताइएगा, हसनैन की कैसे मामलात हैं आगे? अब बुर्ज सौर वालों के इस वीक की स्टोरी की बात करें तो 3 कार्ड्स की एनर्जी से अगर हम टॉरस की बात करें तो टॉरस वाले थोड़े से मामला से मुतल्लिका उलझे हुए नजर आते हैं, बहस और तकरार के थोड़े से मामलात हैं, लेकिन कमाल बात है आप क्लैरिटी मिल जाएगी। और थर्ड बात यह है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन एंजॉयमेंट का प्लान करें, घर से बाहर निकलें, पार्टी वगैरह मनाएं, क्योंकि ये वीक आपको बहुत सी कंफर्टेबल जोन से निकल के और सी चीजों में भी निकाल रहा है। और एक और चीज बात ये कि आपको इस वीक में या अल्लाह या रहमान का विर्द जो है वो बड़ा फायदा देगा, वो बड़ा पढ़िएगा, कम से कम 100 टाइम रोजाना सुबह के टाइम आप पढ़िएगा। ठीक हो गया जी। जेमिनाइज
बुर्ज जोधा वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक देखते हैं जी। बुर्ज जोधा वाले इस वीक में क्या करने जा रहे हैं। बुर्ज जोधा वाले अच्छा प्रेशराइज्ड हैं, किसी बात को लेकर प्रेशर ले रहे हैं, मगर मैं समझता हूँ इनको प्रेशर लेना चाहिए ही नहीं, क्योंकि इनको कुदरत की तरफ से कामों में बड़ी जबरदस्त मदद भी मिल रही है। इनके वालिदैन पेरेंट्स इनका साथ दे रहे हैं और इनके काफी जो रुके हुए काम हैं वो होने के चांसेस नजर आते हैं। तो ये बड़ी अच्छी इनकी डेवलपमेंट है 2025 में जाने के लिए, और इनके लिए ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन अपने कामों की नियत करके पढ़ना और ज्यादा इनको कंफर्टेबल करेगा। सही। और कैंसर के हवाले से क्या प्रेडिक्शंस हैं? वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो कैंसर वाले, अच्छा जी कैंसर वाले जो है वो एहतियात करें। स्टार्स इनको सपोर्ट कर रहे हैं, 2-3 ऑप्शंस के ऊपर ये गौर कर रहे हैं, लेकिन ये जो दी टावर का कार्ड है ये वीक फैसलों का नहीं है। फैसले नहीं करने, वेट करना है, क्योंकि आप डबल माइंडेड है, किसी बात को लेकर परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं। आयतुल कुर्सी पढ़ें आप जनाब, और 11 मरतबा रोजाना सुबह के टाइम आयतुल कुर्सी का विर्द आपके लिए बड़ा जबरदस्त रहेगा। ठीक। लियो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो लियो वाले इस वीक में क्या करने जा रहे हैं। देखें आपके पास स्पिरिचुअल पावर बहुत जबरदस्त है लियो वालों के पास, आप अपनी स्पिरिचुअलिटी से फायदा उठाएं, लेकिन नाकदीन और हासदीन आपके मामलात में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। सेहत के इश्यूज हो सकते हैं, और जो चीज आप प्लान कर रहे हैं उसको मजीद देखें, जांचें, पड़ताल करें ताकि नेगेटिविटी ना आए आपके लिए। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रोजाना 100 टाइम पढ़ना आपकी नेगेटिविटी को दूर करेगा। और विर्गो बुर्ज सुमला वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें, अपनी बातें अपने तक रखिएगा विर्गो वाले इस वीक में, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं वो मुकम्मल तौर पे करने के लिए आगे बहुत जबरदस्त मौके और हालात पैदा होंगे। मेडिटेशन भी कर रहे हैं, और द स्टार्स की एनर्जी आपको पावरफुल करेगी। जियो और जीने दो के ऊपर इस वीक में आप चलें। आप लोगों के लिए इस वीक में या अल्लाह या वारिसु 119 मरतबा बहुत जबरदस्त जिर्द रहेगा। ठीक हो गया। लिब्रा, अच्छा जी, यहाँ पे हम देखते हैं जी लिब्रा वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। तो लिब्रा एयर साइन से मुतल्लिक़ है, तो लिब्रा वालों के लिए तो ये वीक बहुत ही जबरदस्त नजर आता है। आप जो कुछ करना चाहते हैं करिएगा, क्योंकि आपके मुस्तकबिल के मंसूबे और आने वाले वक्त के मुतालिक जो एनर्जी है वो बड़ी पॉजिटिव रहेगी। सेकंड कार्ड में बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसले हैं, चाहे जॉब है, बिजनेस है, कैरियर है। और थर्ड कार्ड में अगर आप प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट, गोल्ड कहीं भी करना चाहते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो बड़ी जबरदस्त रहेगी। तो मैं आप लोगों को बड़ा पॉजिटिव देख रहा हूँ इस वीक में, आपको बड़ा एनर्जेटिक। मामलात की मजीद बेहतरी के लिए हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर रोजाना 41 टाइम बहुत सपोर्ट करेगा आपको। ठीक। स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब देखते हैं जी स्कॉर्पियो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। अच्छा, स्कॉर्पियो वाले इस वीक में अल्लाह की मदद और नुसरत के इंतजार में है। आप फजूल खर्ची ना करें, वक्त का ज़िया ना करें, चाहे वक्त का ज़िया भी फजूल खर्ची होती है, पैसों का ज़िया भी फजूल खर्ची है, तो वक्त का ज़िया ना करें, अपने आप से फाइट ना करें, अपनी एनर्जी को अपने कामों में लगाएं, और काम इस वीक में एंड ऑफ द वीक में बहुत जबरदस्त हो जाएंगे, और पैसों की सूरत में आपको अल्लाह की मदद और नुसरत भी मिलेगी। अपने मामलात की बेहतरी के लिए सूरह नास 11 मरतबा सुबह के वक्त पानी पे दम करके पीना बहुत जबरदस्त। इब्राहिम 19 मरतबा पढ़ें कामों की बेहतरी के लिए। ठीक। एक्वेरियस बुर्ज दिलो आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। तो एक्वेरियस वाले क्या करने जा रहे हैं। अच्छा जी, एक्वेरियस वाले जो परेशान थे अपने दुनियावी और ज़ाहरी मामला से मुतल्लिक़, रूहानी मामला से मुतल्लिक़, परेशानी ख़त्म होगी बिल्कुल, और पैसे की मदद आ जाएगी। और जो आप इस वीक में अपने वालिदैन को भी वक्त दें, घर वालों को वक्त दें, क्योंकि आपकी रूहानियत बड़ी ज़बरदस्त हो सकती है। और काउंसलिंग लें, लोगों को फ़ायदा दे रहे हैं और फ़ायदे उठा भी रहे हैं, तो बहुत पॉजिटिव है। और आपके लिए या अल्लाह या रहमान 119 मरतबा बहुत सपोर्ट करेगा पढ़ने के लिए, और उसको पढ़िएगा, फ़ायदे उठाइएगा। सही। द लास्ट वन पाइसेस बुर्ज हौत वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। पाइसेस वाले तो इस वीक में एहतियात करें, ज्यादा एहतियात करें, क्योंकि उदासी और अकेलेपन का शिकार नजर आते हैं। सोचों का प्रेशर आपकी कामों से मुतल्लिक़ आपको डिस्टर्ब कर सकता है। सोचने की बजाय
कामों पे तवज्जो दें, पॉजिटिविटी लेकर आए। और यहाँ पे ये है कि आपको एहतियात करना है, इस वीक में बड़े कामों, बड़े प्रोजेक्ट में नहीं जाना और सी एंड वेट के ऊपर चलना है। और मामला की मजीद बेहतरी के लिए आप लोग ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 100 टाइम पढ़ें, और मिक्स दालों का सदका भी आपके स्टार्स की एनर्जी को बड़ा सपोर्ट करता हुआ नजर आता है। सही। अच्छा दाऊद जी, एक रेगुलर कॉलर है हमारे साथ, अस्मा कराची से। अस्मा, अस्सलाम वालेकुम, क्या सवाल है आपका? गजल, क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है अस्मा? जी अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह से बहुत प्यारा कलर लग रहा है आपका, जो ड्रेस का कलर है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से। बहुत शुक्रिया। और मैं दाऊद जी से एक क्वेश्चन करना चाह रही थी काइंडली। गजल, आप प्लीज इनसे कहें कि ये बताएं, जो घर के ऊपर जो ब्लैक मैजिक के असरात होते हैं, ये किया जाता है, और उसके खात्मे के लिए प्लीज काइंडली कोई सदका और कुछ पढ़ाई बताएं ओवरऑल के, कोई भी वो करे और वो खत्म हो जाए। जी सही जी दाऊद जी। हाँ जी, अस्मा ने बहुत ही जबरदस्त सवाल किया है ब्लैक मैजिक के हवाले से। लोग बहुत परेशान हैं, जादू, बंदिश, नेगेटिविटी, ये एक बहुत बड़ा शोबा है। और जिस तरह लोगों के ऊपर जितनी शिद्दत से जादू किया जाता है, उतनी शिद्दत से ये मार्केट भी ब्लैकमेलिंग की तरफ जाती है, क्योंकि मार्केट में ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि आपका ईमान और यकीन भी खराब करते हैं। आप घर बैठे भी अपना मैजिक का इलाज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है। होता यह है कि अमलियात की दुनिया में ऐसे बड़ी चीजें हैं जिसको करने से आप अपनी बंदिश और नेगेटिविटी और जादू के असरात को दूर कर सकते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा कि आपको पता होना चाहिए कि घर में जो जादू है उसकी अलामात क्या है। आपके घर में जो भी अफराद मौजूद होते हैं उनकी आपस में नहीं बनती, तबीयत का खराब रहना, सर के ऊपर वजन रहना, कंधों पे खिंचाव रहना, कोई भी काम करने को दिल नहीं करना, रिज़्क की तंगी और रिश्तों की बंदिश, इस तरह के बहुत से मामलात आपको नजर आते हैं। सबसे जो मैं आपको रेमेडीज बता रहा हूँ अस्मा के लिए खासकर, अगर आप समझते हैं कि आपके ऊपर जादू के असरात हैं, तो आप पानी में नमक डाल के 3 दिन जो है वो नहाएं। पानी में 4 से 5 मुठियां या 5 चम्मच ले लें, नमक डालें, उससे आपकी नेगेटिविटी दूर होगी। साल्ट से नमक से आपकी नेगेटिविटी और घर के माहौल का जो नेगेटिव हो रहा है वो पकड़ा जाता है। किचन में आप एक बॉल में नमक रख दें, वो भी आपके घर की सारी नेगेटिविटी निकाल देगा। ये तो एक टोटका है इसके हवाले से। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपके ऊपर बद असरात है, नेगेटिविटी है, तो 11 अगरबत्तियां लें। 11 अगरबत्तियां लेकर उनके ऊपर आप आयतुल कुर्सी 72 टाइम, 3 दिन का अमल है, 72 टाइम अगरबत्तियों के ऊपर आप फूंक मारें और उनको घर के दरमियान वाले हिस्से में जलाएं, ताकि जो अगरबत्तियों से धुआं निकलेगा वो आपके नेगेटिव ऑरा और जादू को खत्म करेगा। और पानी पे दम करके सबको पानी भी पिलाएं, तो इससे काफी फर्क पड़ेगा। ठीक हो गया। उज़मा साहिबा हमारे साथ मौजूद है लाहौर से। जी उज़मा, क्या सवाल है आपका? कौन? उज़मा, आपको आवाज आ रही है? मैंने अपनी बहन के लिए पूछना है, उसका नाम है आलिया और उसकी तारीख पैदाइश 3/8/1973। तो सब उसकी सेहत के बारे में बता दो, ये बताएं कि उसकी शादी क्यों नहीं हुई। खराब है, उसके काम रुके हुए हैं, तबीयत डिस्टर्ब रहती है, डिसहार्ट है, 3 साल के उसके ऊपर 3 साल से मसले मसाइल चल रहे हैं। सूरह फातिहा 2 मरतबा, आयतुल कुर्सी 11 मरतबा और सूरह फलक और सूरह नास 11 मरतबा। इसको 11 दिन पानी के ऊपर सुबह निहार मुंह उसको पानी पिलाएं, इसकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी, कामों में मदद भी आएगी। तो 3 साल से वो मुख्तलिफ मसाइल से दुचार हैं, सेहत और कामों में भी काफी चीजें डिस्टर्ब हैं। सही। एक और कॉलर है हमारे साथ कराची से, मोहम्मद सदीक खान। सदीक, आपका क्या सवाल है? सदीक, आपको आवाज आ रही है? हाँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10 सितंबर 1968। जी, सवाल ये है कि सर, ये मेरे कामों में रुकावटें, बंदिशें और रोजगार की परेशानी, जॉब नहीं, बहुत सारे मसले मसाइल। ठीक हो गया सिद्दीक साहब। जी दाऊद जी, आप ना हो, अल्लाह के ऊपर भरोसा रखें, मुश्किलें परेशानियां आती रहती हैं। मैं जब आपको स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत से चेक करता हूं, मुझे आपके ऊपर कोई जादू या जिन्नात का मसला नजर नहीं आता। कुदरतन रुकावटें हैं, उसके लिए मैं एक आपको अमल बताने जा रहा हूं, अमल करो, बहुत जबरदस्त मदद आएगी। 505 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन आप 21 दिन का अमल करो। और मगर करना आपने रात 11 बजे का अमल है। 11 अगरबत्तियां लेके 505 मरतबा आयत करीमा पढ़ के
के उनके ऊपर फूंक मार के 7 दफा सर के दाएं और बाएं वार के जिला दो और नियत अपने कामों की रखनी है। इंशाल्लाह आपका रोजगार का मसला हल होगा। मुझे लगता है आपको अल्लाह ताला बाहर का सफर पेश करेंगे, क्योंकि कार्ड्स की एनर्जी में आपके लिए बाहर के सफर की तरफ भी आपको इशारा होगा। ठीक हो गया। मोहम्मद नदीम साहब कराची से मौजूद है। जी नदीम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी दरअसल ये मुझे कंफर्म करना था, मेरा नाम मोहम्मद नदीम है, कराची से बात कर रहा हूँ और जो मोहम्मद 10/6/1988 की पैदाइश है जी। तो जोजा बंदा है, लेकिन ये कुछ टाइम 2-2.5 साल हो गए। अल्लाह का शुक्र है माली तौर पे तो रहता हूँ, लेकिन बस कर्जे में फिर सही, फिर कर्जे में फिर सही, यानी इस तरह के मामला चल रहे हैं। चले अल्लाह आसानी करे। जी दाऊद जी। जी मोहम्मद नदीम, इल्मुल अदाद से आपका 7 का आदत बढ़ता है, न्यूमरोलॉजी में 7 का आदत, और यहाँ पे है कि आपकी स्पिरिचुअल पावर बहुत जबरदस्त है। आपको अपने कामों के लिए अल्लाह से दुआ मांगते रहना चाहिए। और नेगेटिविटी है बिल्लाशुबा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको बेसिकली नजरे बद का मसला है, नजर लगी हुई है। आप पहले बहुत जबरदस्त है, बड़े आप बिजनेस माइंडेड हो, आप जिस काम में हाथ डालते हो आपको मदद आती थी, मगर नजर की वजह से सारा कुछ रुक गया है। कहते हैं कि जादू से भी ऊपर नजरे बद है। तो मैं आपको एक अमल बताने लगा हूँ अपनी नजरे बद को खत्म करने के लिए, वो आप करो, 3 दिन का अमल करो, सूरह नास पढ़ो। आप सही हो गया। एक लास्ट कॉलर है हमारे पास सज्जाद अजीज मुल्तान से। जी सज्जाद, क्या सवाल है आपका? जल्दी से कीजिएगा। सज्जाद साहब आपको आवाज आ रही है? जी यार जी सवाल कीजिएगा। हाँ जी यार इनकी कॉल काट दे, वो आपने टीवी ऑन किया हुआ, सॉरी। जनाब दाऊद जी, पिछला आप जवाब दे रहे थे जो। जी सूरह नास 41 टाइम पानी के ऊपर दम करके 3 दिन में पानी। ठीक हो गया। 41 टाइम पानी के ऊपर दम करके आपने पीने, आपका नजर बद दूर हो जाएगा। दाऊद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू मच फॉर जॉइनिंग अस। दाऊद जी हमारे साथ मौजूद थे। खवातीन और हज़रात, आज के सुबह की सोच से इतना ही। मुझे गजल समेत हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।